हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पहले 24 मिनट में हमने आपको फॉर्मूले से अवगत कराना है। ठीक है, तो पहले 24 मिनट में फॉर्मूले सिखाए जाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल होंगे। अगर किसी को फॉर्मूले आते हैं तो वो 24 मिनट के बाद का वीडियो देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विलियन, इसके सभी न्यूमेरिकल को कवर करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आप सभी को न्यूमेरिकल से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, ये सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो वो तो हम पता कर लेंगे कि न्यूमेरिकल में क्या दिया है क्या नहीं दिया गया है, वो पढ़ के हम पता कर लेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है वो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस चीज को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, सबसे पहले ये बात। उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। देखिए, विलियन के चैप्टर में सबसे पहले बात आती है विलियन की। विलियन विलियन दो चीजों से मिलकर बनता, विलायक प्लस विलय से। विलायक विलायक बड़ा होता है, विलय हमेशा छोटा होता है। या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विलायक हमेशा बड़ा हो, विलायक छोटी मात्रा में भी हो सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि विलायक बड़ा होता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा वाला विलायक होता है। कभी कभी छोटी मात्रा में भी विलायक होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम विलायक को डिनोट करते हैं। डिनोट मैं करता हूँ विलायक को ए से, ठीक है, और ये विलय विलय को मैं डिनोट करता हूँ बी से। ए से डिनोट इसलिए क्या, क्योंकि एबीसीडी का पहला अक्षर है, बड़ा अक्षर है, तो इसको पहले आया तो इसको बड़ा मान लेंगे, विलायक ए और विलय बी, ऐसे। अब इसके भार की बात आती है। इसके भार को, विलियन का जो कुल भार होगा उसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, विलायक का जो भार होगा उसे डिनोट किया जाएगा डब्ल्यू ए से, और विलय का जो भार होगा उसे डब्ल्यू बी से। अब बात आती है अणुभार की। अणुभार, तो किसी भी विलियन का अणुभार को हमसे पूछ लिया जाता। ठीक है, विलायक या विलय का अणुभार होता है, विलायक के अणुभार को प्रदर्शित करते हैं एम ए से, और विलय के अणुभार को एम बी से। ये होता है वेट ऑफ ए, ठीक है, ए का भार, वेट ऑफ बी, बी का भार, ऐसे ही वेट ऑफ एम, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ ए। मोलिकुलर वेट ऑफ ए का मतलब ए का परमाणु भार, मोलिकुलर वेट ऑफ बी का मतलब विलय का परमाणु भार, ऐसे। अब इसके बाद बात आती है फिर मोलों की। मोलों की संख्या, मोल, खाली मोल लिखेंगे, मोल लिखेंगे, मोल। मोल को डिनोट किया जा एन से, स्मॉल एन। अगर हमें विलायक के मोलों की संख्या चाहिए तो हम लिखेंगे एन ए, और अगर हमें विलय के मोलों की संख्या चाहिए तो हम लिखेंगे एन बी। और एन ए का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो देखिए, अगर हमें विलायक के मोलों की संख्या चाहिए तो हम लिखेंगे भार बटे अणुभार, विलायक का ही भार और विलायक का ही अणुभार। विलायक का भार कैसे प्रदर्शित करा जाए, डब्ल्यू ए से, तो लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ऐसे ही अगर हमें विलय के मोलों की संख्या चाहिए तो हम लिखेंगे बराबर में डब्ल्यू बी अपॉन एम डी, ऐसे। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है मोल अंशों की। मोल अंश या मोल प्रभाज, ये आता है। ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को डिनोट किया जा एक्स से, एक्स नोट से। ठीक है, एक्स नोट क्या होता है, पहले मैं इसकी लाइन खींच दूं ऐसे। एक्स, एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स नोट बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइड में विलियन के मोलों की संख्या। वास्तव में यहां विलय के स्थान पे अवयव होता है। अवयव, अवयव का मतलब विलय या विलायक। अगर हम यहाँ विलय के मोलों की संख्या ज्ञात, मोल अंशों की संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे विलय। ठीक है, विलय लिखेंगे, यहाँ भी विलय लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या। और अगर हमें विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो लिखेंगे विलायक, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, बटे में विलियन के मोलों की संख्या, यही आएगी। देखिए, जैसे हमें विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करनी तो लिखेंगे एक्स नोट ए बराबर विलय, विलय के मोल अंशों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर लिखी जाएगी। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करी जा, मोलों की संख्या ज्ञात करी जा एन ए से। देखिए, ये एन ए क्या होता है, मोलों की संख्या, ए लिखा है साथ में तो ए के मोलों की संख्या, तो एन ए डिवाइड में कुल विलियन के मोलों की संख्या। कुल विलियन के मोलों की संख्या कैसे बनेगी, विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या, दोनों को ऐड करके लिख देंगे एन ए प्लस एन बी।
इसी तरीके से अगर आपको ज्ञात करना हो विलय के मोलों की संख्या तो एक्स नॉट बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे इस तरीके से ज्ञात किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद मोल अंशों पे आधारित एक प्रश्न होता है राउल्ट के नियम का। ठीक है, राउल्ट का नियम मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। राउल्ट का नियम, राउल्ट का जो नियम होता है वो होता है विलयन के कुल प्रेशर के ऊपर निर्भर। ठीक है, ये क्या बताता है, जैसे कि हमने एक विलय ले लिया ए और विलायक ले लिया ए और विलय ले लिया बी, और दोनों को मिला करके, ये एक अलग डब्बे में है, ये एक अलग बॉक्स में है, दोनों को मिला करके एक विलयन बना दिया ए प्लस बी, ऐसे। अब अगर हम इसके ऊपर कुछ प्रेशर डालेंगे और इसके ऊपर कुछ प्रेशर डालेंगे, ठीक है, इनके ऊपर कुछ सपोज कीजिए 5 kg वेट इसके ऊपर और 5 kg वेट इसके ऊपर। ठीक है, और जब दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा, ठीक है, मिलाने के बाद भी इनके ऊपर वेट डालेंगे, ये 5 kg इसका 5 kg इसका 10 kg वेट टोटल, ऐसे। देखिए जब हम इस पर 5 kg वजन डालेंगे तो सपोज कीजिए ये 2 सेंटीमीटर नीचे बैठ जाएगा, विलयन क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर नीचे बैठ जाता है, कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, 2 सेंटीमीटर दब जाता है। और सपोज कीजिए विलय विलय जो है ये दबता है, ये भी 2 सेंटीमीटर लगा लो, 2 सेंटीमीटर ये भी नीचे की तरफ दब जाएगा। अब जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे और मिला करके यहाँ वजन रखेंगे, ठीक है, वजन भी डबल रखा है 10 किलो, तो ये 4 सेंटीमीटर दबना चाहिए, इतना नीचे दबना चाहिए 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर ना दब करके कम दबता है, कितना दबता है ज्यादा से ज्यादा 3.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, इतना दबता है। दबना कितना चाहिए 4 सेंटीमीटर, लेकिन दबता कितना 4 से कम 3.5 या 2.5 सेंटीमीटर, इतना प्रेशर ये झेलता है। अब क्या बताया राउल्ट भाई साहब ने फिर ये निष्कर्ष निकाला कि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, इस पर पड़ने वाला प्रेशर और इस पर पड़ने वाला प्रेशर, ये दोनों के दोनों प्रेशर किसी ना किसी दूसरी चीज पर निर्भर कर रहे हैं। अगर ये प्रेशर होते नियत, नियत मतलब जितना ये यहाँ दब रहा उतना ही यहाँ दबता, जितना बी यहाँ दबा हुआ है उतना ही बी यहाँ दबता, ठीक है, तो फिर ये पूरा 4 सेंटीमीटर दबता, ठीक है, 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ दबता विलयन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो प्रेशर है वो किसी दूसरी बात पर निर्भर करता है। तो राउल्ट भाई साहब ने ये बात बताई थी कि किसी भी विलयन के अंदर विलय या विलायक का जो दाब होता है वो विलयन में विलय या विलायक के मोल अंशों, ठीक है, मोल अंशों के समानुपाती होता है। क्या होता है मोल अंशों के समानुपाती, यानी कि इस पर पड़ने वाला जो यहाँ पर प्रेशर है ना वो प्रेशर कम है, वो प्रेशर किस पर निर्भर कर रहा, जितने ए के मोल इस विलयन में भुने हुए हैं, मोल अंश जितने इसके अंदर भुने हुए हैं उतना ही इस पर प्रेशर पड़ेगा। बी पर भी ऐसा ही है, जितना बी पर जितने मोलंस बी के घुले हुए हैं ना विलयन के अंदर उतना ही इस पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे मैं लिखता हूं यहां विलयन का कुल दाब पीटी, राउल्ट के नियम से, ये राउल्ट के नियम से पीटी बराबर पी ए प्लस पी बी, ये पी ए है, पी ए विलयन के अंदर विलायक पर दाब, ये पी बी है विलयन के अंदर विलय का दाब। देखिए पी ए विलयन में विलायक का दाब, ऐसे ये है, ठीक है, पी बी विलयन में विलय का दाब। अब ये पी ए पी बी जो है वो निर्भर करता है मोल अंशों पर। कैसे, विलयन के अंदर विलायक का दाब, विलायक का दाब विलायक के मोल अंशों के समानुपाती होता है। तो यहां पे मैं लिख दूं पी ए समानुपाती किसका होगा, मोल अंशों, मोल अंश किसके ए के, ए पर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो ए के मोल अंशों के समानुपाती होगा। ठीक है, इसी तरीके से बी पी बी क्या होगा, विलयन के अंदर, बस यहाँ पे ऐसा लिखना विलयन के अंदर विलायक का दाब, ठीक है, विलयन के अंदर विलय का दाब, विलायक की जगह पे क्या आ जाएगा विलय, विलयन के अंदर विलय का दाब विलय के मोल अंशों के समानुपाती होता है।
विलय के मोल अंशों के समानुपाती ऐसे। अब इस समानुपाती के चिन्ह को यहाँ भी हटाना पड़ेगा, यहाँ भी, तो यहाँ लिखा जाएगा पी ए बराबर में पी नोट ए एक्स नोट ए, और यहाँ भी सॉरी मैंने नोट लगा दिया, पी बी बराबर पी नोट बी इंटू में एक्स नोट बी। ये जो पी ए है, पी नोट ए, ये है शुद्ध विलायक का दाब, और ये पी नोट बी भी शुद्ध विलय का दाब, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो पी टी बराबर क्या बनेगा, टोटल प्रेशर पी नोट ए इंटू में एक्स नोट ए प्लस पी नोट बी इंटू में एक्स नोट बी। ये फॉर्मूला है राउट के नियम का, ये पहला फॉर्मूला है, हमने प्रतिपादित किया, ठीक है। अब इसके बाद फिर बात आती है, इसके बाद नंबर आता है राउट के दूसरे नियम का, जो कि मोल अंशों पर ही निर्भर करे, ठीक है। जैसे ही मोल अंशों पर निर्भर करे, इस तरीके से राउट का दूसरा नियम जो है वो भी मोल अंशों पर निर्भर करे। उसका क्या है, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। ये राउट भाई साहब ने वाष्प दाब अवनमन का जो फॉर्मूला लिखा, इसमें बताया कि किसी भी विलयन के अंदर, विलय का जो दाब होता है ना, विलयन के अंदर, ठीक है, विलयन के अंदर विलायक का जो दाब होता है वो कम होता है शुद्ध विलय की तुलना में, ठीक है। शुद्ध विलय की तुलना में क्या होता है, विलायक का दाब कम होता है। देखिए जैसे कि हमने ए और बी दो अलग अलग चीजें ली और दोनों को एक साथ मिलाया, ए प्लस बी बनाया, इसका जो दाब होगा ना, इसका जो दाब होगा पी नोट ए, ठीक है, यहाँ पे, और इसका जो दाब होगा, इसके दाब की तो बात ही ना करो, हमें तो सिर्फ विलायक की बात करनी है, ठीक है, तो इसके दाब की कोई बात नहीं करनी, विलय की, विलय तो वैसे भी कम मात्रा में दिया जाए वाष्प दाब अवनमन निकालने के लिए। तो शुद्ध विलायक की बात करते हैं, शुद्ध विलायक का जो दाब होता है पी नोट ए, वो ज्यादा होता है, ठीक है। और जब इसको ए के साथ मिला दिया जाता है, बी के साथ मिला दिया जाता है ए को, ठीक है, तो फिर ए का प्रेशर घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ इसका प्रेशर, इस पे प्रेशर जो डाला जा रहा है वो 5 एटम डाला जा रहा है, ATM, और इस पर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो 3 एटम डाला जा रहा है, ठीक है। तो 8 एटम हो गया, जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ 8 एटम प्रेशर हम डालेंगे, ठीक है, 8 ATM। अब सपोज कीजिए यहाँ ये कंप्रेस हो रहा है 2 सेंटीमीटर, और ये जो कंप्रेस हो रहा है वो हो रहा है 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ दब रहा है। जब इस पर प्रेशर डाल लेंगे तो 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ दबेगा, इस पर प्रेशर डाल लेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ दबेगा। जब यहाँ इन पर दोनों पर 8 एटमोस्फेयर का प्रेशर डाला जाएगा तो ये दोनों 2 और 1 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ दबने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया। राउट के नियम ने पिछले उसमें बताया, ठीक है, पहले में बताया कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कम हो जाता है, ए पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ए पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाता है तो ये 3 सेंटीमीटर नहीं, 3 सेंटीमीटर से कम नीचे दबेगा। क्यों, उदाहरण के लिए ले लीजिए आप लोग, जैसे कि एक बीकर में हमने पानी भरा, जल H2O, अब इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य खाली स्थान होता है, ठीक है। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी, ठीक है, एक बीकर लेते हैं बड़ा सा, और उसमें H2O और C12H22O11 ये डाल देते हैं, दोनों का मिश्रण कर दिया। अब देखिए जल के खाली स्थान, जल के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है उसके बीच में क्या चलेगा, चीनी, उसके बीच में चली गई चीनी, खाली स्थान में क्या भर गया, चीनी। अब इसको जो प्रेशर करेंगे, इसको दबाएंगे तो फिर ये दबने का ही, क्योंकि यहाँ तो जल था केवल और केवल जल, जल के बीच में थी वायु, अणुओं के बीच में थी जगह, जल के अणुओं के बीच में जगह हो गई ना, खाली स्थान, एयर फ्लो होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, तो वो कंप्रेस हो जाते, दब जाते, तो जल नीचे की तरफ दब जाता। अब यहाँ पे भर गई उन अणुओं के मध्य में चीनी, जब चीनी भर जाएगी तो फिर जल कैसे कंप्रेस होगा, जल नहीं दबेगा। तो यहाँ विलायक के ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है ना, H2O के ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये बताया राउट भाई साहब ने कि शुद्ध विलायक का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और विलयन के अंदर विलायक का प्रेशर कम होता है। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला होता है P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A इज इक्वल टू X नोट B। ये PS होता है सोल्यूशन ऑफ प्रेशर, सोल्यूशन ऑफ प्रेशर मतलब कुल विलयन का दाब, ठीक है। और X नोट B तो हमें पता ही है, X नोट B यहाँ पे लिखा हुआ है, X नोट B देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ P नोट A माइनस P नोट PS अपॉन P नोट A बराबर में X नोट B की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, X नोट B की वैल्यू NB अपॉन NA प्लस NB। जब राउट भाई साहब ने इस नियम को प्रतिपादित किया था तो उन्होंने विलय की मात्रा बहुत कम ली थी, विलय यानी कि B, इसकी मात्रा बहुत कम ली थी। तो यहाँ राउट का नियम प्रतिपादित करते टाइम NB को छोड़ दिया जाता है, ये बता दिया जाए कि NB की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको छोड़ देते हैं, इसको कम मात्रा में दिया जाए तो इसको छोड़ दे, फिर फॉर्मूला बनेगा
एन बी को छोड़ने के बाद एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। तो अब मैं इसे पी नोट एस अपॉन पी नोट ए, अब फॉर्मूला एन बी अपॉन एन ए की वैल्यू लिखेंगे। देखिए एन बी की वैल्यू क्या होगी और एन ए की वैल्यू क्या होगी। एन ए की वैल्यू, एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए की वैल्यू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। यहाँ बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई की जा रही है और जो ऊपर नीचे रखे हो इनकी मल्टीप्लाई की जा रही है, ठीक है। तो एन बी अपॉन एन ए की जगह पे क्या आएगा, डब्ल्यू बी गुना में एम ए बटे में एम ए गुना में डब्ल्यू एम बी आएगा, एम बी गुना में डब्ल्यू ए, ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी मोलनसो की परिभाषा से, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जैसे थे तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब इसके बाद आती है फिर बात मोललता, मोलरता और नॉर्मलता की। पहले हम लिखेंगे मोलरता। मोलरता, मोलरता जो होती है वो होती है 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मोलरता, कैपिटल एम से डिनोट करें इसे, ठीक है। मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे में विलियन का कुल आयतन लीटर में। विलय की जो मोलों की संख्या होती है उसको प्रदर्शित करा जाए एन बी से, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या एन बी से और आयतन को लीटर वी एल, ठीक है। अगर लीटर में दे रखा तो एल लिखेंगे यहाँ, और अगर लीटर में नहीं है तो एम एल लिखेंगे यहाँ। चलो एम एल वाली तो बाद की बात है, खाली वी लिख लेंगे, वॉल्यूम। अब यहाँ कैपिटल एम बराबर इसको ऐसा लिखा जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन में वी। अगर ये है एम एल में तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई की जाएगी यहाँ एम एल लीटर इनवर्स से। फिर ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी मल्टीप्लाई में वी एम एल और सबसे ऊपर 1000 गुना में एम एल लीटर इनवर्स। एम एल से एम एल कैंसिल, लीटर इनवर्स बचेगा। तो एम बराबर बनेगा डब्ल्यू बी बटे में एम बी गुना में वी और गुना में यहाँ पे 1000, ऐसे, ठीक है। आप लोग इस फॉर्मूले को याद कीजिए, ये वाला। देखिए इसमें एक अब कॉमन चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। देखिए यहाँ भी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है, ठीक है। तो एक बात कंफर्म है, कोई भी सवाल आ जाए, वाष्पावरण का आ जाए, ठीक है, चाहे राउल्ट का नियम लगने वाला आ जाए, चाहे मोलरता आ जाए, हमें डब्ल्यू बी अपॉन एम बी तो चाहिए। मतलब विलय की तो दोनों चीजें चाहिए, विलय का भार भी चाहिए और विलय का अणुभार भी हमें पता होना चाहिए, बस, ठीक है। और आगे जो आगे फॉर्मूला आएंगे उनमें सब में 1000 की मल्टीप्लाई भी आएगी। तो अब आप समझ लीजिए कि बस ये फॉर्मूला यहाँ से शुरू हो गया, अब इस जैसे ही फॉर्मूले मिलेंगे हमें। अब आती है बात मोललता की। मोललता बिल्कुल सेम मोललता की जैसी होती है, ये भी होता है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का कुल आयतन, ओ सॉरी आयतन नहीं, ओ ये क्या बोल दिया मैंने, विलयन का कुल आयतन नहीं होता यहाँ पे, ये तो एक जैसे के चक्कर में हो गया। ये होता है यहाँ पे विलायक का भार किलोग्राम में। चलिए विलय के मोलों की संख्या को एनबी से डिनोट किया जाए और विलायक का जो भार है, विलायक का भार मैंने यहाँ बोला था, देखिए विलायक का भार, विलायक का भार जो डिनोट करा जाए वो डब्ल्यू ए से डिनोट करा जाए। तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू ए लिख देता हूँ। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करा जाए तो मैं लिख रहा हूँ स्मॉल एम बराबर एनबी, एनबी की जगह पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और उसके डिवाइड में डब्ल्यू ए। अब अगर डब्ल्यू ए ग्राम में दिया गया है तो हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, 1000 से भाग करके। अब ये जो नीचे वाले बीच बीच वाले इनकी मल्टीप्लाई और जो सबसे ऊपर सबसे नीचे इनकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी गुना में डब्ल्यू ए और गुना में 1000। ये एम का फॉर्मूला होगा, मैं दोबारा से लिख दूं डब्ल्यू बी गुना 1000 डिवाइड में एम बी गुना में डब्ल्यू ए। ये जो फॉर्मूला है ना भैया, हिमांक नंबर में लगेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला ऑनलाइन कवचनांक में लगेगा। अब आगे आने वाले जितने भी हैवी हैवी क्वेश्चन है ना उन सब में ये फॉर्मूला पक्का लगेगा। मोललता की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी हर एक जगह, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। मोललता तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हम नोमरिकल करेंगे उन नोमरिकल में सिर्फ 1 या 2 नोमरिकल ऐसे आएंगे, 2-3 नोमरिकल आएंगे तो मोललता पे आएंगे, ठीक है। बाकी सारे के सारे नोमरिकल्स में हमें मोललता की तो जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो याद कर लो इसे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए गुणा 1000। 4-5 बार लिखोगे ना ऐसे फॉर्मूले को, 4-5 बार यूज करोगे तो बस आप याद हो जाएगा। इसके बाद एक बात और यहाँ रहेगी मोल अंशों के बारे में।
मोल अंशों का अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी अच्छे से, तो इसमें बताया जाए कि किसी भी विलय या विलायक के मोल अंशों की संख्या का अगर हम योग करें, या यूं कह लें कि कुल विलयन के जो मोलों की संख्या, मोल अंशों की संख्या होती है, वो 1 के बराबर होती है। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रख, ठीक है। चलिए अब बात आती है कवतनांक की। उन्नयन कवतनांक, उन्नयन कवतनांक इसे प्रदर्शित करा जाए डेल्टा टी बी से। डेल्टा टी बी बराबर होता है, डेल्टा टी बी क्या है, उन्नयन कवतनांक है। ये दो तापों का अंतर है, टी एस सोल्यूशन माइनस टी ए, टी नोट ए, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए टी एस क्या है, टी एस है सोल्यूशन का कवतनांक, और टी ए क्या है, टी ए है शुद्ध विलायक का कवतनांक। यहाँ पे कभी कभी ऐसा डेल्टा टी बराबर में टी एस या टी बी भी लिखा जाए, टी बी माइनस टी नोट बी, ऐसा भी लिखा हुआ है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और भैया ऐसे, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं तो इसको न्यूमेरिकल करते टाइम ऐसे डिनोट करूंगा, टी एस माइनस टी नोट ए, ठीक है। ये सोल्यूशन का कवतनांक है, विलयन का कवतनांक, ठीक है। और ये विलायक का कवतनांक, विलायक का कवतनांक। और कैसे विलायक का, शुद्ध का, शुद्ध विलायक का कवतनांक। आगे बात समझे, अच्छा जी, शुद्ध विलायक का कवतनांक। अब प्रयोग ये प्रदर्शित करते हैं, प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने शोध किया, तो ये पता चली कि डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी मोललता के समानुपाती होता, मोललता के समानुपाती, विलयन की मोललता के समानुपाती। डेल्टा टीबी समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहां लगाएंगे के बी इंटू में मोललता। मोललता का फॉर्मूला अभी हमने पहले देखा है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए और गुना में 1000। तो लगा दो भैया, डब्ल्यू बी एम बी गुना में डब्ल्यू ए गुना में 1000 हो गया। ये हमारा आ गया उन्नयन कवतनांक का फॉर्मूला। इसके बाद आता फिर हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन में क्या हुआ, हिमांक अवनमन भी दो तापों का ही टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी एफ, ठीक है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है हिमांक, जमना, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु जम जाती है तो उसको हिमांक बोला जाता है। हिमांक मतलब जमना, हीन, हीन मतलब जमा हुआ, आइसक्रीम हीन का मतलब होता है जमना, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा टी नोट एफ, टी नोट एफ माइनस टी एफ, इससे प्रदर्शित किया जाएगा। ये जो होता है, ये होता है शुद्ध विलायक का हिमांक, और ये होता है विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। आप लोग यहाँ ए भी लिख सकते हैं और यहाँ एस भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन का हिमांक जो कुल विलयन होता है उसका हिमांक कम होता है, और शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात, उल्टा, इसका उल्टा, यहाँ शुद्ध विलायक का कवतनांक कम होता है, ठीक है, और सोल्यूशन का, विलयन का जो कवतनांक होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होता है और विलयन का हिमांक कम होता है, कुल विलयन का हिमांक कम। अब प्रयोगों ने इसमें भी छेड़खानी की वैज्ञानिकों ने, तो इसका पता चला कि ये भी क्या मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है तो इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे के एफ। मोललता का वही फॉर्मूला, डब्ल्यू बी गुना में 1000 बटे में एम बी गुना में डब्ल्यू ए, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला आ गया दूसरा। अब हमें करने हैं प्रश्न, ठीक है। चलिए तो देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो करेंगे हम विद्या की क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। विद्या क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये देखिए, इसमें पहला ही प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली जल में घोला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। हमें प्रश्न पढ़ना है अच्छे से, प्रश्न पढ़ के फिर हम पता करेंगे। देखिए वैसे तो सारा कुछ सोल्यूशन क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग यहाँ से देख कर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। या मैं यूं कह रहा कि भाई जैसा मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे कि ये सवाल दे रखा है जी, इसमें ये तरीका कॉन्सेप्ट ये लगा रखा है, इसमें पता नहीं क्या 180 कहाँ से आया, ये क्या आया, क्या चीज कहाँ से आई है क्वेश्चन बैंक में, ये बात का डिफाइन नहीं हो पाता।
तो हम इसको अच्छे से सोल्यूशन करेंगे और क्या चीज कहां से किस प्रकार आई उसका पता करेंगे। ठीक है, बस समझना है, वैसे तो सब कुछ बुकों में लिखा हुआ है ये, बस समझने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया। तो देखिए इसमें मेरे को 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली जल में घोला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। और हाँ एक बात और देखिए, फॉर्मूले कितने हैं, 1 2 3 और ये 4 5 6 7, ये 7 फॉर्मूले हैं बस। ठीक है, 7 फॉर्मूले, बस इन 7 फॉर्मूलों से काम होगा। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे हमें दिया गया है 5.85, सबसे पहले लिख देंगे, दिया है 5.85 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड 200 ml मिली जल में घुला है। बस जी, हमें इतना दिया गया। अब आप लोग जैसे जैसे हमें कॉन्सेप्ट पता है, जो जो हमें पता है वो लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना ये है, जो हमसे पूछा गया ना उसका सूत्र लिख दो। सबसे पहले यही काम है, जो दिया वो देख के लिख दिया और जो हमसे पूछा गया उसका सूत्र लिख दो। मोलरता पूछी गई हमसे, तो मोलरता कैपिटल M बराबर विलय के मोलो की संख्या बटे में विलियन का आयतन लीटर में। अब विलय के मोलों की संख्या NB से डिनोट करते हैं, हमें पता है, और इसको V से। ठीक है, चलिए NB याद करना पड़ेगा हमें। NB है क्या, NB होता है WB/MB। ठीक है, तो अब हमें WB और MB का भी पता करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए जो हमने यहाँ पे लिख दिया ना, जिस प्रकार से मैंने लिख दिया, आप इसी प्रकार से अपने बोर्ड में कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, हम यहां से पता करते चलेंगे। हमें नहीं पता था हमें NB निकालना या नहीं निकालना, कैसे पता चला, जब हमने फॉर्मूला लिखा तो पता चलेगा ना, कुछ तो पता चलेगा हमें निकालना क्या है। चलिए WB कहाँ है, WB होता है वेट ऑफ B, किसका, विलय का, जो घुला होगा उसे कहते हैं विलय। घुला हुआ कौन है, देखिए सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। ठीक है, तो इसका वजन कितना दे रखा हमें, 5.85 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.85 ग्राम बटे में इसका मोलिकुलर वेट, सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट। देखिए मोलिकुलर वेट जब भी आप निकालेंगे तो ये जो होता है ये होता है रब कार्य। ठीक है, आप मोलिकुलर वेट को रब कार्य पे जाके निकाल के आइएगा। ठीक है, पीछे जो पेज होता है मैं तो यही निकाल दूंगा, आप मोलिकुलर वेट को रब कार्य पे निकालिए। रब कैसे, NaCl, एक सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, प्लस में 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 आएगा, 58.5। और इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो होता है ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये NB की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है V क्या है हमारा, V है ये 200 ml। 200 ml हमें इसे चेंज करना लीटर में, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग, और 1000 से भाग करेंगे ml, लीटर इनवर्स लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ml से ml कैंसिल, और ये हमें बचेगा 200 बटे में 1000 इनवर्स, ऐसे। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाएगा। या आप लोग अगर ये मोलरता का फॉर्मूला ना लगाना चाहते हो तो आप ये भी लगा सकते हैं, वो लिखा था ना हमने M बराबर पे, दोबारा से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा मोलरता बराबर में, मोलरता M बराबर WB/MB गुना में V और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ देखिए M बराबर, अगर आप लोग NB की वैल्यू WB/MB बटे में V, NB की वैल्यू रखी बटे में V रखा, और इसके बटे में 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करके फिर वही आएगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए। आप लोग ये लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा होशियार है, क्योंकि इसमें हिंदी का यूज किया है ना, थ्योरेटिकल लगता है थोड़ा सा, तो आप इसका यूज कीजिए। ठीक है, बड़े नॉमेरिकल में आगे चल के हम ये यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो WB की वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5.85 गुना में 1000 बटे में MB की वैल्यू 58.5, यहाँ पे पॉइंट भी आई, और गुना में वॉल्यूम V की वैल्यू है हमारे पास 200। ठीक है, अब सबसे पहले किसी भी अगर सवाल को आप लोग करेंगे तो सबसे पहले इसी पॉइंट को हटाइए। यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए आपको यहाँ करनी पड़ेगी 10 से गुना, और यहाँ के 2 पॉइंट हटाने के लिए आपको यहाँ करनी पड़ेगी 10 की 2 बार गुना, यानी कि 100 से गुना। ठीक है, तो अब ये संख्या जो है वो इस प्रकार लिखी जाएगी, 585 बटे में 585, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ पे है, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा गुना में 1 बटे में 2, इससे ये कैंसिल, 1 बचेगा,
और ये आ गया बराबर में 1/2 बराबर में 0.5 मोल। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया हमें 96% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान अपेक्षित घनत्व 1.84 है, इस अम्ल की मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना। हमें सिर्फ दो चीजों का पता, 96% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये द्रव्यमान किसी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान में घोला हुआ है। ठीक है, यानी कि भार को भार में ही घोला गया है। यहाँ द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का मतलब है जो विलय है वो भी द्रव्यमान यानी कि ग्राम या किलोग्राम में लिया गया है। ठीक है, और जो जिसके अंदर घोला गया है वो भी किलोग्राम में लिया गया है। किलोग्राम मतलब विलायक, ऊपर विलय लिखा होता है, विलय का यूनिट, विलय का मात्रक, और नीचे होता है विलायक का मात्रक। ठीक है, यहाँ पे होता है नीचे वाला होता है विलायक का। तो नीचे वाला विलायक का क्या ले रखा हमने, वजन में ले रखा, किलोग्राम में ले रखा। ठीक है, तो विलियन जो होगा ना, विलियन पूरा का पूरा वो किलोग्राम में लिया गया है। चलिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 1.84 ग्राम घनत्व। अब देखिए ये दिया गया 96% H2SO4 घनत्व डी बराबर, डी लिखेंगे यहाँ पे, डी बराबर 1.84। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें दिया क्या क्या गया और पूछा क्या गया। हमसे पूछा गया सबसे पहले मोलरता। अगर मोलरता हमें पूछी गई तो हम मोलरता का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलरता बराबर, मोलरता का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था। मोलरता का फॉर्मूला WB/MB गुना में लिखा गया था यहाँ पे V। ठीक है, गुना में V और ऊपर गुना में 1000। ये आया फॉर्मूला मोलरता का। अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें WB चाहिए, MB चाहिए और V चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या WB है हमारे पास है, जी हाँ, ये जो दे रखा है 96% H2SO4, ये क्या है, विलय। और ये परसेंट जो होता है ये ग्राम का ही कार्य करे। तो यहाँ लिखेंगे विलय B बराबर H2SO4। लिखने का तरीका जो होता है ना वो ऐसे होता है। ठीक है, लिखने का तरीका ऐसे होता है, विलय B बराबर H2SO4। पहले हमें ऐसे ही फॉर्मूला लिखना, पहले तो लिखेंगे दिया है, दिया है, उसके बाद जो दिया है वो लिख दिया, उसके बाद जो पूछा गया उसका फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद फिर जो हमें नहीं पता उसको ज्ञात करेंगे। विलय B बराबर H2SO4। WB इसका भार कितना है हमारे पास, 96 ग्राम या 96%। इसका हमें अब मोलिकुलर वेट हमें अपने आप से ज्ञात करना पड़ेगा। WB वो सॉरी MB क्या कैसे ज्ञात होगा, रफ कार्य होता है H2SO4। देखिए एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एक, है कितने, ये 2, तो 2 से गुणा करेंगे 2। एक सल्फर का परमाणु भार होता है 32, है कितने सल्फर, एक है, तो एक ही बार गुणा करेंगे, ये आएगा 32। ठीक है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और है कितने, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 16 चौके 64, 64 32 96, 96 2 98, तो परमाणु भार आ गया 98। ठीक है, ऐसे ग्राम मोल इनवर्स। अब WB MB दोनों प्राप्त हो गए, V प्राप्त करना। अब V कैसे निकालने, V तो यहाँ पे दिया नहीं भैया है। तो V देखिए, ये जो घनत्व का फॉर्मूला होता है ये होता है घनत्व बराबर विलयन का भार, विलयन का भार बटे विलयन का आयतन, ये होता है भार। हमें निकालना विलयन का आयतन। अब विलयन का भार भी हमें नहीं दिया गया है। तो देखिए अगर हमें ऐसी कंडीशन है कि विलयन का भार ना दिया गया हो, तो देखिए जब परसेंटेज में विलय या विलायक दे रखा हो तो उस टाइम पर हम मान लेते हैं कि विलयन जो है, कुल जो विलयन है वो 100% है, 100 ग्राम है। ठीक है, परसेंट में हर एक चीज 100 होती है, 100 से ज्यादा नहीं होती। अगर 96% विलय है, ठीक है, तो विलयन टोटल कितना होगा, 100%। अच्छा, ये ग्राम का भी काम करता है, ml का भी काम करता है। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो 100 ग्राम, 100 ग्राम माना, मैं लिख देता हूँ, माना विलयन का भार 100 ग्राम है। अगर यहाँ देता ml, ये घनत्व का जो इनका अगर यूनिट है ml में होता, कोई मिली में होता, तो फिर यहाँ 100 ml भी लिखा जा सकता। चलिए अभी तो ग्राम में दिया गया, ये ग्राम का सिंबल है, ग्राम को प्रदर्शित करता है, तो 100 ग्राम हमने यहाँ पे ले लिया विलयन का भार। घनत्व कितना दिया गया हमें, D बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा, कैपिटल W विलयन का भार होता है। ठीक है, बटे में आयतन, आयतन यानी V। और अगर ये ग्राम में है तो आयतन हमें ml में प्राप्त होगा, ml मिलीलीटर। D की वैल्यू बोल रहे हैं, D की वैल्यू है 1.84 बराबर में W की वैल्यू अभी अभी लिख के हमने 100 ग्राम बटे में V ज्ञात करेंगे तो V बराबर आ जाएगा यहाँ से, V बराबर 100 के डिवाइड में 1.84। ये चलिए अब थोड़ा सा यहाँ कर दो इसको, तो V बराबर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 100 बटे में, ये देखिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है। मैं इसका पॉइंट हटाने के लिए गुणा करूंगा ऊपर 100 से। ठीक है, तो मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ 100 से।
नीचे आ जाएगा 184 ऐसे। ठीक है, चलिए अब v का भी हमें पता चल गया। ठीक, v का भी पता चल गया और यहाँ सारी चीजों का पता चल गया। तो अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे। जो जो चीजें हमसे पूछी गई है वो चीजें हम लोग यहाँ पे रखेंगे। मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे नेक्स्ट पेज पे दोबारा से। मोलरता बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुना में v गुना में ऊपर 1000। ठीक है, तो मोलरता कैपिटल M बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 96 ग्राम दिया था ना, ये 96 ग्राम दिया था। ठीक है, 96 ग्राम दे रखा, तो यहाँ लिखेंगे 96 और इसका जो भार आया था परमाणु भार वो आया था 98। ठीक है, गुना में 1000 और डिवाइड में यहाँ लिखा था v की वैल्यू जो है ये आया था 100 गुना 100 बटे में 184। ठीक है, 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000। तो मैं यहाँ लिख दूं नीचे 10,000 बटे में 184। अब ये जो सबसे नीचे संख्या लिखी जाती है इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, तो m बराबर 96 गुना में 1000 गुना में 184 बटे में 98 और गुना में 10,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 48 दूनी 96, 200 कट हो जाएगा, 48 दूनी 96 और ये हो जाएगा 49 दूनी 96। 2 से इसको कटोगे तो ये और इसको कट करोगे तो ये। अब आएगा 48 गुना 184 डिवाइड में 49। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8832 अपॉन में 49 और हाँ 10 से मल्टीप्लाई है 490 आएगा 490 और इसको भी अगर कट करोगे तो आंसर आएगा 18.02। देखिए हमने तो पहले से कैलकुलेशन करके रखी है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए। ठीक है, चलिए अब हमें मोलरता प्राप्त होगी। अब हमें याद करनी नॉर्मलता। नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला क्या हो, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार और टोटल डिवाइड में होता है विलियन का आयतन लीटर में। तो n से प्रदर्शित करते हैं नॉर्मलता को। ठीक है, अच्छा जी अब हमें विलय का भार चाहिए। विलय का भार ये तो हमें क्या करना, नॉर्मलता। विलय का भार WB वो तो हमें पता है 96 ग्राम दे रखा हमने। ठीक है, 96 ग्राम हमें मिला है। अब विलय का तुल्यांकी भार देखिए, अणुभार जो होता WB MB वो था हमारा 98। किसका है अणुभार H2SO4 का। अब हमें इसका तुल्यांकी भार चाहिए। तुल्यांकी भार को मैं प्रदर्शित करूंगा M-B से। तुल्यांकी भार जो होता है वो इसको डिवाइड करने से प्राप्त होता है। अब ये डिवाइड करना है 2 से कैसे डिवाइड करना है, देखिए जो अम्ल होता है, अम्ल किस खूबी से किसी चीज को अम्ल कहा जाए, अम्ल किसी चीज को तब कहा जाए जब वो हाइड्रोजन पॉजिटिव दे सकता हो। तो देखिए ये H2 है यहाँ पे। ठीक है, एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा से ज्यादा कितने हाइड्रोजन H पॉजिटिव दे सकता है वो चेक कीजिए। इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ये केवल 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव दे सकता है। ठीक है, तो जितने ये हाइड्रोजन पॉजिटिव दे सकता है, जितने इसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल सकते हैं उस संख्या से इसके मोलिकुलर वेट को भाग कर दीजिए तो तुल्यांकी भार प्राप्त होगा। तुल्यांकी भार जितनी इसकी अम्लता है, अम्लता मतलब जितने इसमें H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, उससे इसको भाग दीजिए तो आपको क्या होगा, तुल्यांकी भार प्राप्त होगा। ये कोई सा भी अम्ल हो उसमें इस तरीके से करा जाए। ठीक है, मोलिकुलर वेट निकाल लो, हाइड्रोजन पॉजिटिव की संख्या देखो कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा और उससे क्या कर दो, भाग कर दो, तुल्यांकी भार प्राप्त होगा। अब चलिए तुल्यांकी भार तो हमें मिल गया। अब इसमें नॉर्मल का फॉर्मूला कर देते हैं। N बराबर WB अपोन में M-B अपोन में V और V चाहिए हमें लीटर में, हमें लीटर में तो प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, V की वैल्यू यहाँ पीछे प्राप्त हुई थी ना, V की वैल्यू V बराबर, मैं यहाँ लिख रहा साइड में, V बराबर था हमारा 10,000 बटे में 184। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, V को चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए यहाँ पे 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये ml में प्राप्त हुआ था। ठीक है, या यूं कह लो कि नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाना बस हमें, नॉर्मलता और मोलरता का फॉर्मूला सेम सेम होता है। तो एक ही चल में करके दिखा रहा, पहले इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा WB अपॉन MB डैश गुणा में V और गुणा में ऊपर 1000। ठीक है, देखिए जो मोलरता का फॉर्मूला था, यहाँ देखिए मोलरता का जो फॉर्मूला था वो ही नॉर्मलता का फॉर्मूला है, बस इसमें यहाँ ये विलय का भार ले रखा है, मोलर मोलिकुलर वेट, मोलर द्रव्यमान, और यहाँ विलय का तुल्यांकी भार है, इतना डिफरेंस है बस। ठीक है, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला यही है।
अब लगाते हैं नॉर्मल था बराबर डब्ल्यू बी की वैल्यू 96, एम बी की वैल्यू 49, अभी अभी निकाल लिया हमने, गुना में 1000, ठीक है, और डिवाइड में ये 10,000 बटे में 184, 184 की मल्टीप्लाई सब जो पर तो नॉर्मल था बराबर 96 बटे 49, 1000 गुना में 184 बटे में 10,000, ये 30 है 30 कैंसिल, 96 गुना 184 करना पड़ेगा हमें, ठीक है, 96 की और 184 की गुना करेंगे तो आएगा 17,664, डिवाइड करेंगे आप लोग 690 से, एक जीरो बची है ना, 10 बचा हुआ तो 490 से, ठीक है, सॉरी मैंने 690 बोल दिया था तो 490, ठीक है, 490 से आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.65 मोल, ये आ गई आपकी नॉर्मल था। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमें दिया गया, ये दे रखा 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, ठीक है, ऐसे खोल लो इसको, जल में घोलकर 250 मिली विलियन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है, विलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। चलिए अब जो जो दिया गया पहले तो वो लिखेंगे, दिया है 1.325 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता Na2CO3, ठीक है, किसमें घोला गया है 250 ml विलियन में, ठीक है, 250 मिली विलियन में घुला है। अब हमें दो ही चीजों को पता, एक हमें दे रखा तुल्यांकी भार Na2CO3 का तुल्यांकी भार 53। अब चलिए हमें निकालनी है नॉर्मलता, नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मलता का फॉर्मूला वही डब्ल्यू बी अपॉन एम डैश बी, एम बी नहीं होता है एम डैश बी इंटू वी इंटू में 1000 1000, तो एन बराबर डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है विलय का भार, विलय क्या है, विलय है सोडियम कार्बोनेट जो घुल रहा है, उसका भार कितना है 1.325 गुना में 1000 बटे में एम डैश बी, एम डैश बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास 53 और गुना में 250 ml, ठीक है, इसकी पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ 10 की 3 बार गुना करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा 1325 बटे में 53 गुना में 250, ठीक है। अब देखिए 25 से कट जाएगा ये 25 से, क्योंकि इसके लास्ट में 25 है ना, तो कट जाएगा, ये आएगा 25 से 125, 32 में 125 का 7 और बचेगा 5, 25 के 75 और ये कटेगा 10 बार, 53 से एक बार, तो ये आ जाएगा 1/10 बराबर 0.1 नॉर्मल था, ठीक है, इस तरीके से ये सवाल होगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ये देखिए इसमें कितना छोटा सा करके ये सवाल दे रखा, ये क्वेश्चन मैं बोलूँ की बड़ी गलती है, ठीक है, इसमें बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाएगा होगा क्या, और मैं इसको कोई टीचर समझाता सही से। चलिए हम देखते हैं इसके, सोडियम क्लोराइड का 1.2 विलियन 1.2% विलियन को ग्लूकोज के 7.2% विलियन के संप्रासरी है, सोडियम क्लोराइड विलियन का 1/2 गुणांक की गणना कीजिए। मैं इसको बिना हल किए भी बता सकता हूँ, ठीक है, बिना हल किए, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें दिया गया NaCl 1.2%, NaCl व 7.2% C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, ये दिया गया, और सवाल नंबर है चौथा, ये चौथे नंबर का सवाल है, ठीक है, 1 2 3 3 कर चुके हैं, ये चौथे नंबर का सवाल है, आप लोग लिख लीजिए। तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर यू बताया गया दोनों का इक्वल है, संप्रासरी है, इसका भी दाब और इसका दाब दोनों का इक्वल है, संप्रासरी संप्रासरी दाब होता है मतलब प्राशन दाब, इसका प्राशन दाब और इसका प्राशन दाब दोनों के दोनों इक्वल है, बस इसका थोड़ा कम है परसेंटेज और इसका ज्यादा है। ये जो परसेंटेज दिया गया इसका मतलब है कि 1.2 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 मिली जल में घोला हुआ है या 100 मिली विलायक में घोला हुआ है, जल भी हो सकता है कुछ और भी। इसी तरीके से यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 7.2 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml विलायक में या 100 ml विलियन में घोला गया है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 96% दिया गया था पिछले हवाले में, तो उसमें भी दिया था ना हमने 100 ग्राम या ml, मैंने बताया था कि अगर हमें फुल विलियन लेना हो तो हम 100 ग्राम ले सकते हैं, किसे देख के बताया था, परसेंटेज भी तो ये जो परसेंटेज में दे रखा है ये 100 ग्राम में घुला हुआ, 100 ml में घुला हुआ है, और ये भी 100 ml में घुला हुआ है। अब हमें इसका पराशरण दाब और इसका पराशरण दाब दोनों का पराशरण दाब बराबर करना, ठीक है। पराशरण दाब कैसे, देखिए, तो 1/2 गुणांक भी बताना है इसमें, तो देखिए अगर पराशरण दाब के द्वारा 1/2 गुणांक के बारे में पूछा जाए तो इसे लिखते हैं, पराशरण दाब को प्रदर्शित करा जाए पाई से,
आई बराबर होता है CRT। और 1/2 गुणांक अगर इसके साथ आ जाए तो यहां लगा देते हैं आई। आई होती है विलयन के अंदर आयनों की संख्या। ऐसे इसके लिए भी पाई बराबर ICRT। यहाँ NaCl लिखते हैं, NaCl, और यहाँ C6H12O6 ग्लूकोज के लिए, ऐसे। ठीक है, चलिए अब ये पाई आई की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ज्ञात करनी है आई की वैल्यू। ठीक है, सी बता दो मैं आपको, सी बराबर होता है NB/V, विलय के मोनो की संख्या बटे आयतन। विलय के मोनो की संख्या बटे आयतन। विलय के मोनो की संख्या NB बराबर क्या होता है, NB बराबर WB/MB। ठीक है, और V क्या होता है, आयतन। V होता है आयतन। ठीक है, तो हमें आयतन लेना है। आयतन हम अपने पास से मान लेंगे। कहां से पता चला हमें आयतन का, यहाँ से, कि 1.2 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ml विलायक में घोला गया है, 7.2 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml विलय में घोला गया है। तो यहाँ आयतन कितना है, V बराबर, हम यहाँ भी 100 ले लेंगे, और V बराबर इसके लिए भी हम लोग 100 ले लेंगे, V बराबर 100। ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख के रखेंगे, ऐसे इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, ताकि दोनों के दोनों एक साथ चले और दोनों के दोनों अलग अलग हो। अब मैं इसके लिए पाई की वैल्यू रख रहा। ठीक है, पाई बराबर क्या होगा, आई, सी की जगह पे NB, NB की जगह पे मैं रख दूंगा WB/MB। ठीक है, मल्टीप्लाई में V और ऊपर गुणा में RT। इसी तरीके से मैं यहाँ लिखूंगा NaCl पाई C6H12O6 बराबर में IWB/MB RT अपॉन में V। इसके लिए WB की वैल्यू अलग होगी और इसके लिए अलग। चलिए मैं WB की वैल्यू लिख दूं पहले। यहाँ WB बराबर कितना है हमारे पास, 1.2 ग्राम। यहाँ WB बराबर क्या है हमारे पास, 7.2 ग्राम। यहाँ MB बराबर हमारे पास कुछ और संख्या आएगी। देखिए MB कैसे ज्ञात होता है, NaCl का लिखो 23 + 35.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 58.5। यहाँ हमें निकालना ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ये होता है रफ कार्य, यहाँ निकालना में फ्री जगह रफ। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6, एक का होता है 12, कार्बन है 6, तो 12×6 = 72। हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है कितने, 12, तो ये 12। फिर एक ऑक्सीजन का 16 गुना 6 बराबर में 96। ये हो जाएगा यहाँ 2 4 10 हासिल 1 10 7 17 1 18 180। तो MB बराबर 180 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ भी ऐसे ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, WB/MB ये सब ज्ञात हो गया। अब इसके बाद फिर आता है RT। R होता है गैस नियतांक। गैस नियतांक की वैल्यू R बराबर 0.0821 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये तो इसके लिए भी इतनी होगी और इसके लिए भी इतनी होगी। रही बात टेम्परेचर की, टेम्परेचर इसके लिए भी इतना ही होगा और इसके लिए भी इतना ही होगा। तो ये तो इक्वल है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये तो इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों विलयनों का दाब हम बराबर रखेंगे, लिखेंगे चूंकि दोनों ऐसे दोनों विलयन समपरासरी है, तो NaCl का दाब बराबर C6H12O6 का दाब। ठीक है, दोनों होगा 1.2 ग्राम इसका और इसका 7.2 ग्राम ग्लूकोज का दाब। अब इसमें हाँ एक चीज रहेगी, आई की वैल्यू। देखिए सोडियम क्लोराइड के हमें आयनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के 1/2 गुणांक निकालना है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, यानी कि आई ये निकालना है। ठीक है, और इसके लिए आई हमें दिया नहीं गया है, लेकिन आई तो यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, आई की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी, तो इसके लिए आई की वैल्यू होती है 1। कैसे, देखिए वास्तव में आई क्या होता है, आई तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। इसमें NaCl में कितने आई होगा, देखो इसको अगर आप लोग छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तो दो चीज मिलेगी, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। कितने आयन बनेंगे, 2 आयन बने टोटल, तो आई की वैल्यू 2 है भैया। ठीक है, जितने आयन उतना इसका मान। लेकिन हमें तो अब निकाल के दिखाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन देखा तो निकाल के दिखाना पड़ेगा, होगा कैसे। ठीक है, मैं इसका आंसर 2 लेकर आऊंगा, देखिए कैसे ये 2 आएगा, कैसे डायरेक्ट नहीं हमें बताना। देखिए ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को आयनीकृत नहीं करा जा सकता। ग्लूकोज का जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई आयन नहीं होता। जैसे सोडियम क्लोराइड को किसी में घोलेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में टूटेगा। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज आयनीकृत नहीं होता, तो उसका जो आयनिक मान होता है वो 1 होता है। वो हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, C6H12O6 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, ना होता है, ये आयनीकृत होता ही नहीं, तो इसके लिए आई का मान होता है 1। अब लिखते हैं यहाँ इसका दाब और इसका दाब। चलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, IWB/MB गुणा में RT बटे में B।
बराबर में यहाँ ऐसे यहाँ पे आई की वैल्यू 1, चलो वो तो बाद की बात है, बाद में रखेंगे, डब्ल्यू बी एम बी आर टी डिवाइड में वी। यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालनी, आई डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.2 गुना में आर टी बटे में एम बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एम बी की वैल्यू 58.5, ठीक है, और वी की वैल्यू 100 ml लिया था ना हमने, माना था, ये रहा इसका आयतन, ठीक है, यहाँ लिख दो ये लो मानव आयतन वी 100, यहाँ भी लिख दो मानव आयतन 100। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी है 1 गुना में डब्ल्यू बी की वैल्यू 7.2 बटे में डिवाइड में लिखेंगे यहाँ पे इंटू में आर टी डिवाइड में एम बी की वैल्यू 180 और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 100 से। तो देखिए जो जो चीजें यहाँ, ये आर टी अगर इस साइड जाएगा तो आर टी से तो आर टी कैंसिल, 100 से ये 100 कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ, जो जो बचेगा मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा, ये बचा आई इंटू में 1.2 डिवाइड में बचेगा यहाँ पे 58.5 और बराबर में बचेगा 7.2 डिवाइड में बचेगा 180 बस ये बचा। अब इसको सोल्यूशन करना बस, देखिए पहले तो मैं इसके पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है, तो ये आएगा 12 बटे में 585 बराबर में इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 बटे में 18 और मैं नीचे ऐसे लिखता हूँ 100, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब इसको डिवाइड कर दूं मैं यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई कैसे ना भैया, 12 को भाग करूँ 585 से तो वो चलेगी नहीं मारनी, पॉइंट लगा लूंगा, जीरो बढ़ेगी 120, अब भी नहीं चलने की मारनी तो पॉइंट लगा के जीरो लगा दूंगा एक, अब ये 2 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, 1200 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 2 बार चलेगी मारनी 1170, ठीक है, 0 3 और ये बचेगा 1 130, अब मारनी नहीं चलेगी तो पॉइंट लगा रखा, जीरो लगाएंगे 1300 हो गया। अब अगर यहाँ जीरो लगाएंगे तो जीरो के बाद तो कुछ भी हो जाए फिर वैल्यू मायने नहीं रखती ना, तो इसका मान आ गया आई गुना में 0.02 और यहाँ हो गया 18 चौक 72, ये 4 बार कैंसिल हो गया, 4 को अगर डिवाइड करूंगा मैं इससे तो ये आएगा 0.04। अब आई की गुना में आई उस साइड जाएगा तो 0.04 बटे में 0.02, कौन से पॉइंट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आई बराबर आ गया 2, ये इसका मान आया, देखिए इस तरीके से। अब इसमें जो नोमरिकल देखा ये 2 नंबर, 1 नंबर में भी आता है 2 नंबर में भी आता है। अगर आपसे यही नोमरिकल पूछ लिया जाए 1 नंबर में तो आपको क्या करना है, NaCl देखा, NaCl के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखो बस, इसमें NaCl एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, चल भाई आई बराबर 2 आ गया, बस बात खत्म, इतना भी नहीं करना भैया, ये भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, और जो आगे पूछ लिया जाए कि भैया ये क्या नाम लिया करें, 5 नंबर में यही प्रश्न आ जाए तो फिर इसको ऐसे यहां से करना शुरू करें, 5 नंबर में भी आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये दे रखा है यहाँ पे 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला हुआ है। अब की बात जो प्रश्न आया वो है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोलनता ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ लिख दिया गया मोल, और बच्चे से देख के होगा कंफ्यूज, ठीक है, कि 1/10 पता नहीं क्या होगा, ये है मोल, मोल मतलब मोलों की संख्या, विलय का मोल, विलय का मोल मतलब विलय के मोलों की संख्या, यानी कि भैया ये NB है, क्या है ये NB। चलिए हमें दिया है विलय का मोल 1/10, ठीक है, और घोला कितने में है 100 ग्राम, 100 ग्राम विलय, 100 ग्राम विलायक में, ठीक है। तो अब हमें जो दिया गया है ये लिख लिया, और जो हमें पूछा गया मोलनता, मोलनता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलनता का फॉर्मूला विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार किलोग्राम में, तो किलोग्राम में तो अभी यहाँ पे दिया नहीं है, उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ये है मोलों की संख्या कितनी दी गई हमारे 1/10, विलय के मोलों की संख्या 1/10 कैपिटल M बराबर बटे में विलायक का भार 100 ग्राम, और इसको 1000 में किलो में कन्वर्ट करना तो 1000 से भाग, अब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 गुना में 1000 बटे में 10 गुना 100, अब ये भी 1000 ही हो गया, बराबर 1 आ गया, बस हो गया, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या रखी यहाँ से देखिए 1/10
ये 100 रखा विलय का भार, और ये विलायक का भार को ग्राम में था, किलोग्राम में चेंज किया, 1000 से भाग किया, गुणा कर, ये बराबर आ गया 1। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये H2SO4 का नमूना 94% WYV, ये WYV जो यहाँ लिखा हुआ है ये है भार, W सिंबल होता है भार का, वेट। ठीक है, और ये V जो है V होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, तो यहाँ जो आयतन दिया गया है वो वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, आयतन मतलब लीटर, ml ऐसा कुछ दिया गया है। अब ये परसेंटेज किसको प्रदर्शित करता है? भार, भार मतलब ग्राम, ग्राम को प्रदर्शित करता है। अगर ग्राम में भार दिया गया है तो वॉल्यूम हमेशा ml में दिया जाता है। ठीक है, तो एक बात तो ये डिफाइन हुई यहाँ से। और इसका घनत्व 1.84 ग्राम मिली है। देखिए यहाँ भी मिली आ गया, तो यानी कि पक्का ये वॉल्यूम जो है वो मिली में है, ml में है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए इस विलयन की मोललता ज्ञात करते हैं। हमें क्या क्या दिया रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है H2SO4 की मात्रा 94%। ठीक है, और दिया गया घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी 1.84। ये दो चीजें दी गई बस। अब देखिए हमें पूछा गया मोललता, मोललता जो हमें दिया गया था हमने सबसे पहले वो लिखा, उसके बाद हम मोललता लिखेंगे। मोललता का फॉर्मूला जो होता है वो लिखेंगे। देखिए मोललता का फॉर्मूला दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो मैं वो लिखूँ जो आपको बताया गया था, विलय के मोलो की संख्या डिवाइड में विलायक का भार किलोग्राम में, केजी किलोग्राम। ठीक है, एक तो ये होगा। अगर आप इस फॉर्मूला को लगाओगे तो देखिए पहले आपको निकालने पड़ेंगे विलय के मोलों की संख्या, फिर निकालना पड़ेगा आपको विलायक का भार। हम इसको एक ही फॉर्मूले में कंजर्व करना चाह रहे हैं, एक ही फॉर्मूले में करना चाह रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूले में कैसे होगा? स्मॉल m बराबर, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए विलायक का भाग इंटू में 1000, ये वाला फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या होगा, हमें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, सारी वैल्यू एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखेंगे तो एक साथ अगर कोई वैल्यू कट की जा सकती है तो हम उसको आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ से हमें एक बात का और भी पता चलता है कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें डब्ल्यू बी की जरूरत है। बी क्या है? बी होता है विलय। विलय क्या है? जो घुला हुआ है। ये वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी यानी कि विलय का भार, विलय का भार हमें दिया गया है डब्ल्यू बी 94 ग्राम। एम बी हम अपने आप से निकाल लेंगे। ठीक है, एम बी परमाणु भार हमें निकालना पड़ता है। H2SO4 का परमाणु भार हमने पिछली वीडियो में निकाला था, तो ये आया था 98। ठीक है, इसके बाद फिर हमें चाहिए एम ए। एम ए हमारे पास नहीं है, तो एम ए निकाल लेंगे कैसे? एम ए तो इसमें दिया भी नहीं गया। ठीक है, तो इसमें डेंसिटी दे रखी, घनत्व दे रखा, तो यहाँ से हम वी, अगर किसी फॉर्मूले में बी की जरूरत पड़े और डी दे रखो तब भी हम यहाँ से वी निकाल सके। और भार अगर ना दे रखा हो किसी चीज का तो हम पहले डी का यूज करेंगे, डी से विलयन का भार निकालेंगे। हमें चाहिए डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए होता है विलायक का भार। तो पहले हम विलयन का भार निकालेंगे, विलयन का भार यहाँ से निकलेगा, विलय का भार हमें दिया गया है, विलायक का भार हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये दे रखा परसेंटेज में, कोई भी चीज अगर परसेंटेज में होगी, अगर कोई चीज परसेंटेज में होगी तो उसको हम क्या मान सकते हैं? 100%। वो पूरी कितनी होती है? 100%। अब 94% H2SO4 है जो वो घुला गया है किसके अंदर? किसी न किसी विलय या विलायक के अंदर। अब जो घुलने के बाद टोटल लिक्विड होगा वो कितना होगा? वो 100 ग्राम होगा या 100 ml होगा। अब यहाँ डेंसिटी का जो वो दे रखा था, मात्रा दे रखा था, वो दे रखा था ग्राम प्रति मिली मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मिली ml। तो हम यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत है? हमें यहाँ पे जरूरत है भार की, डब्ल्यू ए के भार की। डब्ल्यू ए का भार तब प्राप्त होगा जब हमें विलयन के भार का पता होगा। अगर हमें भार निकालना है तो हम मानेंगे आयतन, और अगर हमें आयतन निकालना है तो हम मानेंगे भार। ठीक है, अभी हमें निकालना है भार, तो हम यहाँ विलयन का जो आयतन है, तो विलयन जो टोटल 100% होगा वो आयतन मानेंगे। माना विलयन का कुल आयतन 100 ml है। ठीक है, यानी कि 94% जो H2SO4 है वो 100 ml के अंदर घुला हुआ है। ठीक है, 100 ml कोई लिक्विड है उसके अंदर घुला हुआ है। अब यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, घनत्व बराबर विलयन का भार बटे विलयन का आयतन, मतलब D बराबर W, कैपिटल W अपॉन कैपिटल W होता है विलयन का भार, बटे में V वॉल्यूम। ठीक है, ml में, और ये कितना? ये आएगा ग्राम में। चलिए D बराबर, दोबारा से फॉर्मूला लिखा हमने नेक्स्ट पेज पे, D बराबर W
बटे में वी। डी हमारे पास था 1.84 इजिकल टू डब्ल्यू हमें पता नहीं, और वी हमने अभी अभी माना 100 ml, ठीक है। और ये इसका जो मात्रक होता है वो मैंने लिखा भी था पिछले में, ग्राम प्रति ml ऐसे। अब इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ, तो ये हो जाएगा 184 जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ग्राम प्रति मोल और गुना में ml, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर में डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या है हमारा 184 ग्राम, और ये क्या है विलियन का भार, विलियन का भार। अब विलियन किससे बनता है, विलियन बराबर बनता है विलायक, विलायक प्लस विलय से, ठीक है। विलियन हमारे पास 184 ग्राम, विलायक का हमें पता नहीं, विलायक का जो भार है उसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू ए से, तो डब्ल्यू ए प्लस विलय बी इसका पता है हमें, ये 94%। इस तरफ लाएंगे तो ये 90 बचेगा, 184 में से 94 जाएगा तो ये बचेगा डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए, ठीक है। अब हमें क्या करना, क्या है डब्ल्यू ए की वैल्यू भी है हमारे पास, डब्ल्यू बी हम निकाल चुके हैं, एम बी भी निकाल चुके हैं। अब बस मोलंता का फॉर्मूला लिखेंगे, मोलंता स्मॉल m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। देन मोलंता स्मॉल m इक्वल टू डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास है 94 इंटू में 1000 डिवाइड बाई 98 इंटू में डब्ल्यू ए की वैल्यू 90, ठीक है। अब इसको कट करो, देखो ये 94 है, 2 से कट होगा तो ये हो जाएगा 47 दूनी 94 और ये 49 दूनी, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 100, 100 की मल्टीप्लाई करूंगा 47 में तो 4700, और इसकी 9 नमी 81, हासिल लगेंगे 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, 44, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद ये 441 एक बार चलेगी, मान लीजिए पॉइंट लगा 0 665, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है वो है ये, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए, ठीक है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया है, ये दिया है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें पूछा गया मोललता, मोललता अगर जो पूछा जा रहा है ना सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ज्ञात क्या करना है। मोललता का फॉर्मूला मैंने ऊपर भी लिखा था, तो मोललता का फॉर्मूला वही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुना में डब्ल्यू ए और ऊपर मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। डब्ल्यू बी क्या है, विलय का वेट, विलय क्या है ये NaCl, तो डब्ल्यू बी बराबर हमारे पास है 1.4625 ग्राम। इसका एम बी निकाल लेंगे, सोडियम क्लोराइड का जो भार होता है वो कितना है 23 प्लस 35.5 तो 58.5, और डब्ल्यू ए हमारे पास 250 ग्राम, ठीक है। चलिए एम में इसकी वैल्यू रखते हैं डब्ल्यू बी, चलिए ये हो गया 14.625 इंटू 1000 डिवाइड बाई 58.5 इंटू 250, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट हटाने के लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 से, ठीक है। तो ऐसा कर लीजिए, देखिए ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने 10 से गुणा करी, तो ऐसा मान लीजिए इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, ये ठीक है, ये जीरो एच डी। अब इसकी मल्टीप्लाई 1000 की मल्टीप्लाई जब इसमें करूंगा 14.625 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंटों से बाहर आ जाएगा, ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। एक बार 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ, दूसरी बार 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट यहाँ, और तीसरी बार करूंगा तो यहाँ, तो फिर ये लिखा जाएगा ऐसे 14.625 अपॉन 585 इंटू 25। अब देखिए यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो ये 25 से काटा जा सकता है, कैंसिल कीजिए, चलिए 25 से कम 25 40, इसमें से घटाएंगे इसको बचेगा 11 12 25 अट्ठे 200, 8 बार चलेगी मान ली, फिर बचेगा 12 उतारेंगे 5 25 5 125, ठीक है। और सॉरी 5 बार मैंने स्टार्टिंग में 5 बार लिखूंगा, 25 5 125 चलेगी मान ली, मैंने एक लिख दिया, तो ये कैंसिल एक बार, ये कैंसिल किया हमने 585 और 585 से 585 कैंसिल, ये बच गया मन, आ गया आंसर। ये यहाँ कट किया गया, ठीक है, मतलब ये वैल्यू रखी सारी की सारी, और सारी की सारी रखी, ये थोड़ा फ्रेम से बाहर आ गया था, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन वैल्यू रखे, बस कैलकुलेशन किए आप लोग, ये आसानी से कर सकते हैं, तो ये थोड़ा फ्रेम से बाहर आ गया तो उसके सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें दिया गया चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम को 34 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी
के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। यूं कह रहा कि चीनी का जो सीरा है वो 214.2 ग्राम है और उसमें 34.2 ग्राम चीनी घुली है, तो चीनी की मोललता क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग इसमें देखिए, ये किस तरीके का क्वेश्चन, पता नहीं क्या हल करके दे रखा, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, हम इसको सिंपल वे में करेंगे, मोललता का वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लगाते आए हैं, उससे ही करेंगे। जबकि इसमें मोललता का फॉर्मूला इसमें दे रखा है, ये रखा है सांद्रता बटे में चीनी का आणविक द्रव्यमान। अब सांद्रता क्या है हमें क्या, छोड़ो अपने हिसाब से करते हैं। जो दिया गया वो लिखेंगे पहले, चीनी का सीरा 214.2 240.2 ग्राम, और चीनी कितनी है इसके अंदर, चीनी है हमारे पास 34.2 ग्राम। अब देखिए चीनी का सीरा कब बनेगा, जब पानी और चीनी का मिश्रण होगा, तो ये तो विलयन है टोटल, ये विलय है। ठीक है, हमें याद क्या करना है, हमें याद करनी है मोललता। देन मोललता का फॉर्मूला, मोललता स्मॉल m इजकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए और इंटू में यहाँ 1000। अब हमें जो जो चीज पता है वो निकालेंगे। देखिए डब्ल्यू बी यानी कि वेट ऑफ बी, वेट ऑफ विलय, विलय विलय क्या है 34.2 ग्राम। ठीक है, अब हमें चाहिए चीनी का एम बी मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट चीनी का मोलिकुलर वेट क्या है, अब भैया हमें तो पता नहीं, चलो कैसे निकाल लेंगे, C12 चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए, और वो इसमें दे भी रखा है, यहाँ क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, C12H22O11। एक कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, और 12 ही हमारे पास कार्बन है, तो ये आ जाएगा 12 गुना 12 144। फिर एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, और हमारे पास हाइड्रोजन है 22, तो 22 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 22। फिर एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और हमारे पास ऑक्सीजन दे रखे 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 छक्का 66, 11 एकम 11 7 ये हो गया 176। जोड़ो इसको, 6 4 10 10 तो 12, सॉरी 8 लिख दिया था, 6 4 10 10 तो 12 हासिल 1, 6 13 13 और 1 हासिल का 14, और ये हो गया 2 और 1 3, 342 ग्राम मोल इनवर्स, ये आ गया। डब्ल्यू ई पता चल गया, एम बी पता चल गया, डब्ल्यू ए का नहीं पता हमें, वेट, वेट ऑफ ए विलय। ठीक है, हमें पता है कुल विलयन हमारे पास ये है, विलय ये है, तो विलायक तो निकाल ही देंगे, विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, तो 214.2 ग्राम बराबर डब्ल्यू ए प्लस में 34.2 ग्राम, इसको इस साइड लेकर आएंगे, 214.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम बराबर में डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू ए पहले लिख लो, इसको बताओ, ये बचा 0, 4 में से 4 गया तब भी 0, और ये यहाँ बचेगा 8, 11 में से 3 आ गए, और फिर ये 180 आ गया, तो डब्ल्यू ए की वैल्यू प्राप्त होगी हमें। अब हमें चाहिए क्या, बस मोललता लगाओ, मोललता फॉर्मूला डब्ल्यू बी इंटू में 1000, दोबारा से लिखना, डिवाइड में एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एम इजिकल टू एम बराबर डब्ल्यू बी की वैल्यू रखो यहाँ से, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 34.2 गुणा में 1000 बटे में एम बी की वैल्यू 342 गुना में डब्ल्यू ए की वैल्यू 180। मैं इसका पॉइंट हटा रहा, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो m बराबर, अब देखिए 342 हो गया ऊपर भी, और नीचे भी 342 हो गया। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई में 1000 है, और नीचे मल्टीप्लाई में यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा 18 गुना ये 10 और 10। ठीक है, 100 करके लिख दूं ऐसे, 100 10 गुना 10, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ऊपर बचेगा 10, 342 से 342 कैंसिल, क्या बचेगा 10 बटे 18, इसको कैंसिल करें, 18 पंजे 90, 0.5 5 और 5 5 5 बचते चले गए, तो ये आएगा, बस ये आंसर होगा। अब देखिए इसमें कहीं इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया गया जो हमने लगाया। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला दे रखा, दूसरा क्वेश्चन दे रखा, विलयन के मोललता की गणना कीजिए जब 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। मोललता की गणना करनी है हमें, और 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH 440 ग्राम विलायक में घुला है, ये दे रखा है। ज्ञात करना हमें मोललता, मोललता का फॉर्मूला डब्ल्यू बी एम बी गुणा में डब्ल्यू ए और ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से। ठीक है, ये मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो डब्ल्यू बी यानी कि विलय का वेट, विलय का वेट हमें पता है ना 20 ग्राम, एम बी हम अपने आप से निकाल लेंगे। एक सोडियम का कितना परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है इसमें, ऑक्सीजन का कितना 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 39 39 और 1 40, ये आ गया 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर आ गया ग्राम मोल इनवर्स,
और क्या चाहिए हमें, डब्ल्यू हमें पता 440 ग्राम है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाओ, एम बराबर, एम एस की वैल्यू रखो यहाँ पे, डब्ल्यू बी की वैल्यू है हमारे पास 20 बटे में 40 गुना में 440 और ऊपर गुना है 1000 से। इस जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो को क्या कैंसिल करना, चलो करी दो कैंसिल, यहाँ बचेगा 10 और ये हो जाएगा 2। और अगर और भी कट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कट नहीं करते, बस ऐसे लिख दूंगा। यहाँ लिखा 10, ऊपर तो 10 ही बचेगा ना, ठीक है, नीचे 44 दूनी 88। अब 10 को 88 से डिवाइड करो, ठीक है, तो ये आएगा, इसको पॉइंट लगा के 100 कर लेंगे, फिर चलाएगी महागनी एक बार, 88 एकम 88, फिर बचेगा 12 बचेगा, तो 88 एकम 88 और 3 मोल, ये आएगा, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, यही आएगा आंसर। ओह सॉरी, एक मिनट, यहाँ में इसमें पॉइंट यहाँ दे रखा आंसर में, मैंने यहाँ ओह यहाँ पे 1000 लिखना था ना, ये 1000 लिखा हो, यहाँ 100 लिखा गया, मतलब 100 लिखा गया, तो एक जीरो और ऐड करेंगे, तो यहाँ फिर बचेगा 100 बचेगा, यहाँ 100 बचेगा तो पॉइंट यहाँ लगेगा, तो इसे कट करो 0 पॉइंट, अरे क्या कर दिया, 1.13 मोल, ये आएगा आंसर, ठीक है, 1.13 मोल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला प्रश्न दिया गया हमें ये, ग्लूकोज ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल इनवर्स के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 2.82 ग्राम जो दिया है, सबसे पहले वो लिखते हैं, दिया है 2.82 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 30 ग्राम जल में, 30 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। अब हम निकाल रहे मोलरता, स्मॉल m बराबर डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपोन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी की वैल्यू बताओ क्या है, एम बी बराबर वेट ऑफ बी, बी क्या है, विलय, विलय क्या है, घुलने वाला, घुलने वाला कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का वेट 2.82 ग्राम, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट उसमें भी दे रखा डब्ल्यू एम बी, एम बी, और वैसे भी निकाल भी सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने 180 ग्राम मोल इनवर्स और डब्ल्यू ए 30 ग्राम, रखो फॉर्मूले में, एम इज इक्वल टू 2.82 इंटू 1000 डिवाइड बाई 180 इंटू 30, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँ, देन एम इज इक्वल टू लिखा जाएगा 282 गुना में 1000 डिवाइड में 180 गुना में 30 और गुना में ये 100, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 282 बटे में आएगा 18 540, 540 से डिवाइड करूँ तो 0.522 ये आएगा, ठीक है आंसर। ये हो भी रखा है इसमें आंसर कैलकुलेशन, आप लोग भी करके देख लीजिए, ये आएगा आंसर। चलिए अब इसके बाद आता है किसी ताप पर, ये अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी ताप पर विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, 5 ग्राम विद्युत अपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक में घोला जाता है, जिसका द्रव्यमान दे रखा मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम मोल इनवर्स पाया गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया है, ठोस मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब देखिए यू कहा गया 0.5 ग्राम का कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ, ठीक है, और इस ठोस पदार्थ का जो वाष्प दाब है, एक विलायक है, ठीक है, उसके अंदर घोला गया है इस ठोस पदार्थ को, विलायक कुछ भी हो सकता है, हमें उसका पता नहीं, 0.5 ग्राम ठोस है कोई और इसको 42 ग्राम ठोस के अंदर घोला गया, 42 ग्राम ठोस के अंदर, ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य, यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया है हमें 0.5 ग्राम विद्युत अपघट्य और 42 ग्राम ठोस के अंदर घोला गया है, ये चीजें दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद हमें लिखना है, यहाँ पे जो दिया गया है वो लिखेंगे, इसके बाद हमें दे रखा, देखो इस तरीके का जो लॉन्ग मेथड का क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें हम सारी की सारी चीजों को एक साथ एक ग्रिप में लिखते हैं, एक जैसे मैंने ये लिख दिया, आप ऐसे मत लिखना, ठीक है, ये तरीका थोड़ा गलत हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ऐसा सलीके से, दिया है, पर्सन को पढ़ेंगे अच्छे से, किसी ताप पर विलायक का वाष्प दाब, विलायक की बात हो रही तो हम एक तरफ विलय लिख लेंगे, एक तरफ विलायक लिख लेंगे, ताकि कोई मिसकंफ्यूजन ना हो सके, विलायक विलय लिखने का भी एक तरीका होता है, ऐसे दिया है, विलायक, विलायक का वाष्प दाब दिया गया है सबसे जरूर 0.416 BAR, और ये खाली विलायक का दाब है, विलायक का दाब है, वाष्प दाब, वाष्प दाब को डिनोट करा जा PA से,
पी नोट ए से। अगर शुद्ध किसी अकेले की बात हो रही तो इससे डिनोट करा जाए, ये हमने लिख लिया। इसके बाद जाएगा 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक के अंदर घोला गया है। तो 0.5 जो ग्राम है, 0.5 ग्राम वो घुलने वाला है। घुलने वाला क्या होता है? विलय। और ये घुलने का भार है, इतना वजन है उसका जो घोला गया है, तो इसे डिनोट करेंगे विलय के भार को W20। किसके अंदर घुलना? 42 ग्राम के अंदर। 42 ग्राम किसका वेट है? विलय का वेट है, 42 ग्राम। इसके बाद दिया गया जिसका 42 ग्राम विलायक जो है, इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 84। तो Na बराबर 84 ग्राम मोल इनवर्स, 84 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद दिया गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार है। मतलब इसको और इसको घोलने के बाद प्राप्त विलयन दोनों को घोलेंगे तो PS टोटल जो दाब होगा वो 0.414 बार, ठीक है, BR 440 बार पाया गया है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठोस, ये जो विद्युत अपघट्य ठोस पदार्थ है इसका मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना। यहाँ पे देखो ठोस का M मोलर द्रव्यमान MB ज्ञात कीजिए। जो घोला गया है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें फॉर्मूला देखिए, यहाँ पी नोट है, PS है, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना जिसमें पी नोट PS की वैल्यू का यूज होता है। बाकी ये WA WB MB इनका तो सभी फॉर्मूला में यूज होता है, हमें तो ऐसे फॉर्मूले का यूज करना जिसमें पी नोट A और PS का यूज हो। तो ऐसा फॉर्मूला है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का। वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला होता है पी नोट A माइनस PS अपॉन में पी नोट A इजिकल टू, यहाँ होता है WB अपॉन MB और गुना में इसका उल्टा, जैसे WA यहाँ WB MB WA और यहाँ 1000 की जगह अब की बार लिखा जाएगा MA। ये वास्तव में अवनमन का फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया था, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं, थोड़ा अगर पीछे से देखेंगे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ तो स्पेस कम है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी सारी की सारी वैल्यू पुट करूंगा। चलो मैं लिखा यहाँ पे पी नोट A माइनस पी नोट PS अपॉन पी नोट A बराबर में WB अपॉन MB इंटू में WA ऊपर लिखेंगे MA, ठीक है ऐसे। अब देखिए अब इन सब वैल्यू को मान रखेंगे। पी नोट A की वैल्यू हमारे पास थी 0.460 माइनस 0.440 अपॉन 0.460 इजिकल टू WB की वैल्यू हमारे पास थी 0.5 इंटू में MA की वैल्यू 84 डिवाइड बाई, और यहाँ MB की वैल्यू तो हमें क्या करनी है इंटू WA की वैल्यू हमारे पास थी 42, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे बचेगा 0.002 डिवाइड में 460 0.460 0.5 इंटू 84 डिवाइड बाई MB इंटू में E, ठीक है। अब ये MB इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, देखिए यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ पे MB मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 460 इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 5 गुना में 84। देखिए हो कुछ नहीं रहा, बस जैसा यहाँ लिखा है वैसा वैसे लिखते जाना है बस। MB बराबर, क्वेश्चन को ना थोड़ा लेंथी बनाना है, बढ़ा के लिखना है बस, और कुछ नहीं। बार बार बस लाइनें बढ़ रही है, और कुछ नहीं हो रहा। 5 इंटू 84 जो यहाँ भाग में है वो उस तरफ जाएगा गुना में, तो गुना में लिखा जाएगा 416 डिवाइड में जाएगा इस तरफ ये 24 इंटू में 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया। हाँ ये हो गया, और एक मिनट, ये 0.5 था 0.5, चलिए काम करते हैं 0.5 मैंने 5 लिख दिया, तो ऐसा करते हैं इसके पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 10 से गुना, तो यहाँ भी 10 से गुना ऐसे। अब इसको सोल्व करना, MB बराबर देखिए क्या क्या कट जाता है, ये 42 दूनी 84, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 दूनी 10 2, तो ये आ जाएगा 416/2, ठीक है, और इसको कट करेंगे तो 2 8 16, ठीक है, 0.8 ये आएगा 208 मोल आंसर। इस तरीके से करना पड़ेगा बस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ये हो गया ये वाला। दो द्रव A तथा B के वाष्प दाब क्रम से 80 mm और 60 mm है। A के मोल 3 है तथा B के मोल 2 है, मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या कीजिए। तो देखिए दो द्रव है, एक A है एक B है, एक विलय होगा विलायक और एक विलय। हमें बताया गया इसका दाब दे रखा हमें P नोट A, खाली विलय का जो दाब दे रखा, देखिए इसमें स्टार्टिंग में बताया गया क्वेश्चन में, आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन में गया तो उसमें पढ़ लीजिए। इसमें बताया गया
कि ए तथा बी अलग अलग है दोनों, ए का दाब ये रहा, बी का दाब ये रहा, तो ये शुद्ध विलायक का दाब है, ये शुद्ध विलय का दाब है, और शुद्ध विलायक के दाब को पी नोट ए से डिनोट करते हैं, वो है 80 mm 80, ठीक है, और इसका पी नोट बी वो है 60 mm। अब बताएगा विलायक के मोनो की संख्या, मोनो की संख्या कैसे डिनोट हो एन से, एन ए जो है वो है 3 और एन बी जो दे रखा हुआ हमें 2, तो दोनों चीजें ये हम लिख देंगे यहाँ पे दिया है। और पूछा क्या क्या हमें, टोटल प्रेशर विलियन का दाब, विलियन का दाब या वाष्प दाब क्या लिखिए पीटी, पीटी बराबर होता है पी नोट ए इंटू एक्स नोट ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स नोट बी, ठीक है। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं एक्स नोट ए, देखिए पी टी बराबर पी नोट ए की वैल्यू हमारे पास है 80, ये 80, एक्स नोट ए को हम ऐसे डिफाइन नहीं करते, एक्स नोट ए बराबर क्या होता है, देखिए एक्स नोट ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होता है एक्स नोट ए बराबर, ठीक है। तो यहाँ एक्स नोट ए की वैल्यू एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, प्लस करके ऐसे बी नोट बी की वैल्यू 60 इंटू में यहाँ एक्स नोट बी की वैल्यू, एक्स नोट बी में क्या आएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आप जब फॉर्मूला लिखे थे तो वहां से भी इनकी वैल्यू देख करके पुट कर सकते हैं। देन पी टी इजकल टू 18 इंटू एन ए की वैल्यू ये रहा 3 बटे में 3 प्लस 2, 3 प्लस का 60, यहाँ 2 बटे में 3 प्लस 2, पी टी बराबर 80, ये हो जाएगा 3 बटे में 5 गुना करके प्लस 60 गुना 2 बटे में 5, ये कटेगा 12 बार और ये कटेगा 16 पंजे 80, एन पी टी बराबर ये आएगा यहाँ पे 16 3 48 प्लस में 12 दूनी 24, तो 4 8 4 12 72, 72 एम इसका प्रेशर आएगा इस तरीके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्दी बहुत हो रही है, ये रखा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 12 ग्राम ग्लूकोज है यानी कि विलय है 12 ग्राम और ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का कवचनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया, घोलने के बाद का कवचनांक है ये, जब विलयन बनकर तैयार हो गया उसके बाद पाया गया ये, ठीक है 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। ग्लूकोज के मोनल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोनल उन्नयन स्थिरांक मतलब के एफ की गणना करनी है, तो जो दिया गया है पहले वो लिखते हैं, दिया है हमें दिया है 12 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 और क्या हमें बोला गया है 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में, तो हमें दिया गया है डब्ल्यू बी हमें दे रखा 12 ग्राम, एम बी हम अपने आप से निकाल लेंगे वो आएगा 180, ठीक है, और डब्ल्यू ए हमारे पास है 100 ग्राम, ठीक है, डब्ल्यू बी की हमें एम ए की हमें जरूरत पड़ती है किसी भी चीज में, ठीक है ना, हमने अभी तक निकाला, बस मोनो की संख्या नहीं निकालनी पड़ती है तब तो इसकी जरूरत पड़ेगी जैसे ऊपर के फॉर्मूले में, ठीक है। चलिए अब एक दिया गया हमें कवचनांक टी एस टोटल सोल्यूशन का, वो है हमारे पास 100.34 डिग्री सेल्सियस। अब हमें चाहिए क्या फॉर्मूले में हमसे पूछा गया के एफ की वैल्यू, ठीक है, के बी की वैल्यू, के बी की वैल्यू कब निकलेगी जब हमारे पास ये होगा डेल्टा टी बी, ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें के बी की जरूरत पड़ती हो, के बी इंटू में तो उन्नयन कवचनांक का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए गुना में 1000, ये फॉर्मूला है जिसमें हमें के बी की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए डब्ल्यू बी भी है हमारे पास, एम बी भी है, डब्ल्यू ए भी है, लेकिन के बी हमें निकालना है और टी बी हमारे पास नहीं है, तो टी बी हमें निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज की वैल्यू अगर ना दे रखी हो वो निकाल सकते हैं हम, दो चीजों की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते एक साथ। देन डेल्टा टी बी बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा था टी एस टोटल सोल्यूशन का काम मान कवचनांक माइनस टी नोट ए, टी नोट ए या यहाँ पे बी लिखा होता है, ठीक है। टी एस क्या था, टी एस था कुल विलयन का कवचनांक और टी नोट ए क्या था, टी नोट ए था शुद्ध विलायक का कवचनांक, तो विलायक कौन है, विलायक है हमारे पास जल, और शुद्ध विलायक का कवचनांक कितना होता है टी नोट ए, शुद्ध विलायक का कवचनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस कवचनांक, ये जो जल का कवचनांक, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर बन के उड़ना शुरू हो जाए ना, तो ये डेल्टा टी बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एस की वैल्यू हमारे पास है 100.34 डिग्री सेल्सियस माइनस 100, तो ये बचेगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.34 डिग्री सेल्सियस, ये बचा। अब यहाँ से मैं के बी की वैल्यू निकालना चाहूंगा, ठीक है, के बी की वैल्यू कैसे निकलेगी,
देखिए जो चीज इस तरफ गुना में है वे सब इस तरफ भाग में जाएंगे, और जो चीज भाग में है इस तरफ वे सब गुना में जाएंगे। तो डेल्टा टी बी गुना में क्या आएगा, एम बी गुना में डब्ल्यू ए बटे में डब्ल्यू बी गुना में 1000 बराबर में यहाँ बचेगा के बी। जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको एक साइड अकेला छोड़ देते हैं, के बी इस साइड का था, हमने इसकी साइड तोड़ दिया। अब जब फॉर्मूला लिखा जाएगा के बी को पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए के बी बराबर डेल्टा टी बी इंटू में एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड में डब्ल्यू बी इंटू 1000। ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब के बी की वैल्यू हमें निकालनी, के बी की वैल्यू मिलेगी हमें डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.34 गुना में एम बी की वैल्यू यानी कि विलय की जो वैल्यू है वो कितनी है, ग्लूकोज को घोला गया, ठीक है, ग्लूकोज का 180 इंटू में डब्ल्यू ए 100 ग्राम, एक ज्यादा लग गया, चलो ग्राम बना दो इसका, बटे में ये लेगा 12 ग्राम डब्ल्यू बी 12 ग्राम और गुना में 1000, ठीक है। अब इसके पॉइंट हटाने के लिए यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब इसका पॉइंट हट जाएगा, ठीक। तो के बी बराबर में 34 गुना 180 गुना में 100 बटे में 12 गुना 2 जीरो हो रहा है, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब मैं इसको भाग करता हूँ, 12 एकम 12 कितनी बार बचेगा ये, 12 एकम 12 यहाँ बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो पॉइंट लगा लेंगे, 12 पंजे 60, हाँ ठीक है, 12 पंजे 60, 10 की मल्टीप्लाई करो तो 15, 15 चौका 60, हासिल लगेंगे 6, 15 या 45, 45 और 6, 45 6 हो गया 51, ठीक है। और एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा ये 51, इसका आंसर आ गया, ठीक है। 51 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स। चलिए हो गया ये भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये है 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि 56.88 डिग्री तक पाई गई है। कार्बनिक यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए। एसीटोन का क्वथनांक 56.88 डिग्री सेल्सियस है तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक 16.7 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। देखिए 0.707 ग्राम 10 ग्राम से छोटा है ना, 10 ग्राम बड़ा है, 0.707 ग्राम छोटा है, यानी कि ये क्या है, विलय। इसको 10 ग्राम के अंदर घोला गया तो विलय की वैल्यू ये रही, विलायक की वैल्यू ये रही। अब इसमें दो क्वथनांक दिए गए, एक ये और एक ये। अगर आपको समझ में ना आए ना तो देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिए। 10 ग्राम एसीटोन को घोलने पर क्वथनांक, घोलने के बाद का क्वथनांक है ये, जब इसको और इसको घोल दिया गया तो 56.88 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक। कार्बनिक यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए। एसीटोन का क्वथनांक, जब अकेला एसीटोन था तब उसका क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस था, और जब इसमें ये दोनों को घोल देगा तब ये होगा। तो ये बड़ी संख्या देखिए, यहाँ 88 है और यहाँ 38 है, ये छोटा है, ये शुद्ध का है, ये विलयन का है, ये शुद्ध विलायक का है और ये विलयन का है। हमेशा बड़े क्वथनांक में से छोटा क्वथनांक हमें घटाना होता है। और आणविक उन्नयन स्थिरांक यानी कि के बी का मान दे रखा है ये। तो जो जो हमें दिया गया वो हम लिख लेंगे और बस उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। हमें दिया गया है 0.707 ग्राम, 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को दिया है, कार्बनिक यौगिक, और भैया 10 ग्राम एसीटोन। अब जो जो मिला है हमें वो लिख लेंगे। देखिए हमें मिला डब्ल्यू बी, विलय का भार, विलय का भार 0.707 ग्राम। एम बी हमें ज्ञात करना, ठीक है, वो मुझसे पूछा गया ये डब्ल्यू ए 10 ग्राम। उसके बाद हमें दिया गया टी एस, दोनों को एक साथ इसको और इसको घोलने के बाद का क्वथनांक दिया गया 56.88 डिग्री सेल्सियस। और इसका अकेले का क्वथनांक टी नोट ए, इसका अकेले का क्वथनांक दे रखा 56.38 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया गया हमें, के बी की वैल्यू दे रखी, के बी की वैल्यू हमारे पास 16.7, बस ये देखा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। जो दिया गया था वो मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है हमें एमबी। अब एमबी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने टी नोट डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए गुना में 1000। हमने तो फॉर्मूला ये पढ़ा था, एमबी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो भैया एमबी यहीं से निकलेगा, कैसे निकलेगा, एमबी, एमबी को इस साइड ले जाओ और इसे इस साइड ले आओ, ये भाग में है तो गुना में चल जाएगा और ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा। एमबी बराबर के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000
डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब हमारे पास तो डेल्टा टी बी देखिए सारी चीजें हैं, डब्ल्यू बी भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है, लेकिन डेल्टा टी बी थोड़ी ना है, तो डेल्टा टी बी कैसे निकलेगा? डेल्टा टी बी निकाल लेंगे वैसे, यहाँ स्पेस है तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर टी एस माइनस टी नॉट ए। तो कोमा लगा के यहाँ 56.88 डिग्री सेल्सियस में से 56.38 डिग्री सेल्सियस घटा दी तो 0.50 डिग्री सेल्सियस ये बचेगा। ठीक है, तो एम बी बराबर के बी की वैल्यू 16.7 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू 0.707 गुना में 1000 डिवाइड में टी नोट बी की वैल्यू 0.5, 50 भी लिख सकते हैं लेकिन 50 कोई वैल्यू नहीं बैठती ना, मतलब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, जीरो छोड़ दो। डब्ल्यू ए की वैल्यू 10। अब एक पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये करूंगा यहाँ भी ये करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1000 की मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये 707 बार आएगा, ये आ जाएगा 116.707 डिवाइड बाई, और 5 की गुना इसमें तो 50। ठीक है, बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये आएगा 11,896 बटे में 50, हमने पहले ही कर रखा है। ठीक है, आप लोग इसको अपने आप कीजिएगा और डिवाइड करके ये आएगा ऐसे। ठीक है, मोल इनवर्स, ठीक है, नहीं मोल में आएगा, ग्राम मोल इनवर्स, इसको कैलकुलेट करके ना ये सब आएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सोल्व कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, अगर फ्रेम से बाहर भी निकल गया हो तो कैलकुलेशन ही तो है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, हाँ ये रहा यहाँ पे 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को, इसका फॉर्मूला दिया गया है, एथिलीन ग्लाइकोल को 450 ग्राम में जल में मिलाया गया है, विलयन की गणना कीजिए, निम्नलिखित गणना विलयन का हिमांक अवनमन, विलयन का हिमांक दोनों चीजों की याद करनी है। तो 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में दिया है, ये हमें दिया गया है, और दिया है जो हमें दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, क्या डब्ल्यू बी बराबर 30 ग्राम, एम बी निकालिए हमने, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 6 24 6 30, 30 और 16 दूनी 32, 32 62, ये 62 आएगा इसका प्रॉब्लम हुआ। डब्ल्यू ए हमें प्राप्त हुआ 450 ग्राम। ठीक है, अब हमें हिमांक निकालना, हिमांक निकालने के लिए तो हमें हिमांक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हिमांक का फॉर्मूला लगाते हैं। हिमांक का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर, यहाँ लिख दो हिमांक अवनमन, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में डब्ल्यू बी डिवाइड में डब्ल्यू एम बी, डब्ल्यू ए गुना में ए गुना, वही पहले वाला है। के एफ की वैल्यू हमारे पास नहीं है और हमसे ये पूछा गया है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। के एफ होता है शुद्ध विलायक के लिए, विलायक हमारे पास है जल, तो के एफ की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए 1.86 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है जल के लिए, हमेशा दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो, कहीं भी जल की बात आए तो हम ये रख सकते हैं। ठीक है, देन डेल्टा टी एफ बराबर सारी चीजों की वैल्यू हमारे पास 1.86 गुना में डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ से 30 गुना में 1000 डिवाइड में एम बी की वैल्यू 62 गुना में डब्ल्यू ए की वैल्यू 450 ऐसे। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो कैंसिल। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 186 और 23 ये हो जाएगा 1860 गुना में 3 बटे में 6 2 62, और इसे 3 से भी कैंसिल कर 15। ठीक है, ऐसे 3 5 15, 45 बार कटेगा नहीं, 45 15 से गुना कर दो, इसे छोड़ दो ऐसे। अब 1860 और डिवाइड में 15 दूनी 30 हासिल 3 15 छिका 90, 90 और 3 93। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल और 93 दूनी 2, तो ये आ जाए 2 केल्विन। ठीक है, 2 केल्विन आ गया। डेल्टा टी एफ क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा टी एफ बराबर 2 केल्विन, ये आ गया निकल। ठीक, अब आप लोग देखिए यहाँ पे अब ये देखिए ये 2 केल्विन आ गया। अब इसमें सवाल 2 पूछे गए थे हमें, सवाल यहाँ पे देखिए एक पूछा गया था विलयन का हिमांक अवनमन, वो तो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, हिमांक अवनमन, अब विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, तो विलयन का हिमांक क्या होता है, विलयन का हिमांक हमेशा शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। शुद्ध विलायक, विलायक क्या है हमारे पास, जल, जल का हिमांक, जल का हिमांक माइनस एथिलीन
या कह दीजिए एथिलीन बोलेंगे, लीन ग्लाइकोल का हिमांक, यहाँ स्पेस कम है ना तो इसलिए ऐसे लिखा। जल का हिमांक होता है 273.15 केल्विन। जैसे ये होता है ना फिक्स, ऐसे ही ये भी फिक्स होता है जल का हिमांक -2 केल्विन, तो ये बचेगा 271.15 केल्विन। ये हो गया विलयन का हिमांक। ठीक है, ये हिमांक अवलंबन था। हिमांक अवलंबन निकालना तो हमें मिला शुद्ध विलय का हिमांक। ठीक है, ये है शुद्ध विलायक का हिमांक। जब दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे एथिलीन ग्लाइकोल को, देखिए अगर एथिलीन ग्लाइकोल ना हो, केवल जल हो, तो जल जमेगा 273.15 कैलोरी पे। और जब इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल डाल देंगे तो फिर दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, और वो मिश्रण 271.15 कैलोरी तापमान जम जाएगा। ठीक है, बर्फ बन जाएगा ऐसे। तो हिमांक हमेशा घटता है दो चीजों को मिलने पर। अब अगला प्रश्न है हमारे पास ये 27 डिग्री सेल्सियस यूरिया पर 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के विलयन का प्रश्न दाब याद कीजिए। R बराबर 0.081 लीटर एटम केल्विन मोल है। अब देखिए इसमें केवल और केवल टेम्परेचर दिया गया T दिया है हमारे को 27 डिग्री सेल्सियस, और कुछ नहीं दिया गया। एक दिया गया R की वैल्यू 0.08 ये देगा गैस नियतांक की वैल्यू। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा। और हमारे से पूछा जाए प्राहण दाब, तो चलिए प्राहण दाब का फॉर्मूला लगा देते हैं सब। पाई बराबर, या पी भी लिख सकते हैं, पी बराबर CRT, ये फॉर्मूला हुआ है। सी की जगह पे क्या होता है वो मैंने बताया, सी बराबर NB/VB होता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं किसी विलयन में हमें NB और V ना दे रखा हो तो हम वहां पे अपने आप से मान लेते हैं, माना यूरिया जो भी दे रखा हो, यूरिया है तो यूरिया लिखेंगे, और कुछ दे रखा हो तो और कुछ लिखेंगे। माना यूरिया के विलयन में यूरिया की सांद्रता 1/10 मोल है। अगर हमें कहीं सी की वैल्यू ना दे रखी हो तो हम वहां इसको मान सकते हैं ऐसे। ठीक है, 1/10 मोल दी गई है, सांद्रता है, ये हम अपने पास से मान सकते हैं। ये मान लिया हमने। अब हमें टी तो हमें दे रखा, लेकिन टी हमारे पास जो दे रखा वो नहीं चलेगा। टी हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं चलेगा। ठीक है, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। 273 + 27 ऐड करेंगे तो आएगा 300 केल्विन। अब ये केल्विन में चेंज हो गया। ठीक है, अब लगाते हैं E बराबर CRT। E बराबर सी की वैल्यू 1/10 गुना में 0.081। ठीक है, उसके बाद फिर गुना में 0.81 है ना, हाँ 0.81 दिया, गुना में 300। ठीक है, 1/10 से ये 0 कैंसिल होगी और 30 बचेगा, 30 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। और हाँ टी की भी तो वैल्यू है 200, नहीं टी की तो रुक गई 300, हाँ 10 की, ठीक है 300 कैलोरी टी की तो वैल्यू है। चलिए अब 30 की मल्टीप्लाई कर, 30 एकम 30 और 30 3 8 24, 240। कितने अंकों बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 अंकों बाद पॉइंट है तो 2 पॉइंट ये आ रहा है। हाँ जी हाँ, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए हमने जो आंसर निकाला है वो ये आया 2.4। ठीक है, और इसमें आंसर दे रखा 24.63। तो इन्होंने देखिए क्या कर रखा, यहाँ गैस नियतांक की जो वैल्यू दे रखी थी 0.881, और यहाँ पे रख रखे 0.800, ये 0.821। ठीक है, इन्होंने वैल्यू दी ये थी रखी है, या तो ये यहाँ गलती है या फिर यहाँ गलती है। ठीक है, अगर आप लोग ये रखोगे तो ये आंसर आएगा, और 0.81 रखोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है तो आप कर लेंगे खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास ये, भार अनुसार 30% ग्लिसरॉल का एक विलयन है, विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंशों की गणना कीजिए। 30% ग्लिसरॉल, देखिए एक ही चीज दी गई बस, 30% क्या है, ग्लिसरॉल बस दिया है। 30% ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला C3H8O3, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। अब हमें ज्ञात करनी है मोलों की संख्या, मोल अंशों की संख्या। तो देखिए हमें नहीं पता हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी यहाँ। ठीक है, हम सबसे पहले ग्लिसरॉल के लिए मोल अंशों का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या मिलेगा। ग्लिसरॉल बस इतना तो पता है हमें कि 30% है, और 30% है, परसेंट अगर है तो टोटल विलियन कितना मिलेगा। ये परसेंट मतलब परसेंट की पूरा कितना होता है, परसेंट होता है 100, परसेंट का पूरा होता है 100। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेंगे, माना
विलियन 100% है, उसमें 30% क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, विलेन, विलेन 30%, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और 30% को हम लिखेंगे डब्ल्यू बी, ठीक है, ये डब्ल्यू बी, ग्राम भी लगा सकते हैं ना, डब्ल्यू बी की वैल्यू ये। अब एथिलीन ग्लाइकोल का एम बी, ये भी हम याद कर देंगे कैसे, देखिए यहाँ 12 की 36, 36 प्लस 8 प्लस 16 की 48, 8 8 16, 16 और 6 22, हासिल लगेंगे 2, 4 3 7, 7 और 1 8, 82, ये भी आ गया। अब विलायक कितना होगा, ए, विलायक, विलायक होगा 30% तो ये है, 100 में से 30 तो ये हो गया, ठीक है, बचा कितना 70%, 70% क्या होगा, विलायक, और 70% ये क्या है, डब्ल्यू ए, विलायक का भाग। और देखिए जब हमें एक चीज दे रखी है और दूसरी ना दे रखी है तो दूसरी को हम जल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जल। तो 70% जो है यहाँ पे वो H2O है, जल। जल कितना होगा, 70% है, इसका अनुभाग एम बी, एम ए सॉरी, एम ए बराबर 18। बस, और क्या चाहिए हमें। अब इसमें मोलेंसो की संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलेंसो की संख्या का फॉर्मूला एक्स नोट बी बराबर, क्योंकि बी क्या है, विलय, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये चाहिए हमें। अब एन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, एन ए बराबर क्या होता है, और एन बी बराबर, एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एन ए बराबर डब्ल्यू बी की वैल्यू चेक करो, डब्ल्यू ए की वैल्यू 70 बटे में 18 बराबर, या एन बी, एन बी में डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है, 30 बटे में कितना है, 62, ठीक है, डिवाइड करो एन ए बराबर 18 चौक होते हैं 72, तो 18 चौक 72, ये तो चलने की 18 चलेगी, 18 54, 70 में से 54 जाएगा, बचेगा 16, ठीक है, 16 पॉइंट लगाएंगे, 160, 18 8 144, 8 बार चलेगी, 144 160 में से फिर वही बचेगा 16, तो ये 8 बार फिर चलेगी, तो ये आ गया 3.88, और यहाँ 62, ये 300 है, 30 है यहाँ पे, तो इसको करते हैं, देखिए ये 62 कहाँ लिख दूँ मैं, 62 80, एक मिनट में चेक कर लूँ, 48 8 16 22, हासिल लगे 2 4 6, यहाँ 9 आएगा भैया, 9 92, ये मिस्टेक हो गया, ओहो बहुत भारी मिस्टेक हो गया था भाई, भारी वाला। चलो इसको डिवाइड करेंगे, तो एनबी जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 0.32, ठीक है, ये तो बड़ा भारी मिस्टेक हो गया था भैया, सारा सवाल गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आई, समझ में तो आ गया। एनबी की वैल्यू 0.32 बटे में 3.88 प्लस में 0.32 ऐड करो, एक्स नोट बी बराबर 0.32 डिवाइड में, इसको ऐड करेंगे 2 8 10, हासिल लगेगा 1 11, 11 और 1 हासिल का 12 पॉइंट, और ये 3 और 1 4, 420, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ करेंगे 32 बटे 420, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 0.076, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मोनो की संख्या, अब इसी के साथ अगर जल के मोनो की संख्या पूछ लेना तो कुछ नहीं होता, फिर ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स नोट ए प्लस एक्स नोट बी बराबर 1, एक्स नोट बी की वैल्यू हमें पता है, एक्स नोट ए की वैल्यू प्राप्त होगी, ऐसे एक्स नोट ए बराबर में 1 माइनस एक्स नोट बी, एक में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो एक्स नोट ए की वैल्यू आ जाएगी अगर निकालनी हो तो, ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं है प्रश्न में, बस बता दिया ऐसे। चलिए अगला फॉर्मूला है, अगला वो सॉरी क्वेश्चन है हमारे पास, 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में ओनियन की गणना कीजिए, जल के क्वथनांक में ओनियन की गणना कीजिए, ठीक है, इसके लिए जल के मोल ओनियन स्थिरांक का मान 0.5 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोल दिया, दिया है, दिया है 3 ग्राम यूरिया 100 ग्राम जल, ये क्या है, डब्ल्यू बी, वेट ऑफ बी 3 ग्राम, ठीक है। अब इसका वो निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमें यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, नाइट्रोजन कितने इसमें, 2, एक नाइट्रोजन का होता है 7, 7 परमाणु भार, ठीक है, 7 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार होता है 14, ठीक है, 14, 14 इंटू 2 बराबर 28, कार्बन एक है तो एक कार्बन का तो 12 होता है पता मुझे, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना, एक एक ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन है 4, तो 4 ऐड कर दो, 10, 10 तो 12, 12 8 20, हासिल 2, 2 2 4, 4 2 6, 60 आ गया इसको, ये आ गया 60, ठीक है। डब्ल्यू ए हमारे पास कितना 100 ग्राम, और हमें के बी की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स,
निकालना क्या हमें, डेल्टा टी बी उन्होंने इस तरह फॉर्मूला लगाओ बस, के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए गुना में 1000, ठीक है। डेल्टा टी बी बराबर के बी की वैल्यू 0.52 गुना में डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ से 3 और फिर गुना में 1000 और डिवाइड में एम बी की वैल्यू 60 और गुना में ये डब्ल्यू ए की वैल्यू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ बचेगा 52, ये कैंसिल कर दूँ 2 और 2 से इसको कैंसिल कर दूँ 0.26। क्या हो गया, बड़ा सिंपल सवाल था भैया। देख लीजिए शायद फ्रेम से बाहर हो गया भाई, इसको देख लीजिए अच्छे से। मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट करी सबकी, वैल्यू पुट करके ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करी, 1 जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल करी, 3 दूनी 6, ये 2 बार कट करा और 2 से 52 को कट करा, 26 दूनी 52, ऐसे ही कैलकुलेटर है सिंपल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो हो गया ये वाला। किस ताप पर ग्लूकोज 5%, डब्ल्यू बाई भी आ गया, देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम एमएल में मिलेगा, ये ग्राम है, परसेंट क्या है ग्राम, तो वॉल्यूम एमएल में, ठीक है 100 एमएल। विलयन का 7 वायुमंडलीय प्रवाह दाब उत्पन्न करता है। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% विलयन जो है वो 7 वायुमंडलीय दाब के दाब उत्पन्न करता है, ये बताना। या यूं कह लो कि 5% ग्लूकोज के विलयन का प्रवाह दाब कब 7% 7 वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। कब होगा, किस ताप पर होगा, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये पूछा गया कितना टेम्परेचर। तो चलिए 5% ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। और भैया और क्या है, 7 वायु मंडलीय दाब के बराबर दिखाना है, बराबर ये दिया है टेम्परेचर हमें क्या करना, ठीक है। तो इसमें प्राण दाब की बात आई, प्राण दाब की बात आई तो हमें प्राण दाब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए प्राण दाब का पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई बराबर सी आर टी, ये होता है प्राण दाब का फॉर्मूला, ठीक है। और हमें इस पाई को बराबर दिखाना है किसके, 7 वायु मंडलीय दाब के, 7 वायु मंडलीय दाब के, ठीक है। ऐसे सी क्या होता है, सी होता है एन बी अपॉन वी, ठीक है। आर गैसीय ताप है और टी तो टेम्परेचर, जो हमें ज्ञात करना, इसको तो ज्ञात करना। अब एन बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एन बी निकालने के लिए चाहिए हमें डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो डब्ल्यू बी ज्ञात कीजिए, डब्ल्यू बी हमारे पास है 5% मतलब 5 ग्राम। एम बी याद कर लेंगे हम लोग इसके फॉर्मूले से, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6, ठीक है। और इसका परमाणु भार 180 हो गया, ठीक है। ये अब V चाहिए, V की तरफ देखिए मैंने बताया था ये परसेंटेज है और इसके पास में यहाँ ऐसे W बटे V भी लिखा था, यानी कि ये जो वेट है ये वॉल्यूम आयतन में घुला हुआ है, आयतन में घुला हुआ है। अगर ग्राम में है तो यहाँ क्या मिलेगा, ml, 100 ml, यहाँ लिख देंगे ग्लूकोज 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलियन या विलायक में घुला है, ठीक है। तो V बराबर 100 ml, ये ले लिया। अब चलिए बस फॉर्मूले में मान रखते हैं, पाई बराबर 7 वायु मंडलीय दाब, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी आर टी, सी की जगह पे रखो ये एन बी अपॉन बी। और देखिए मैं एन बी को यहाँ डिफाइन कर दूँ, एन बी अपॉन बी अगर लिखेंगे तो एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, बटे में बी, और इसके बटे में एक रख के इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम की वैल्यू है, ठीक है। तो ये सी का मान आ गया, मैं यहाँ रख रहा सी की वैल्यू डब्ल्यू बी बटे में एम बी गुना में वी इंटू में आर इंटू में टी और बराबर में 7। टी हमें याद करना, तो टी को हम इस साइड छोड़ेंगे अकेला, ठीक है। 7 के साइड में जो जो चीजें यहाँ भाग में है वो सब गुना में, जो गुना में है वो भाग में, तो ये यहाँ पे एम बी गुना में वी, ये ऊपर जाएगा 7 के गुना में, और ये डब्ल्यू बी नीचे आएगा, डब्ल्यू बी गुना में आर, टी बराबर 7 गुना डब्ल्यू एम बी की वैल्यू 180, फिर गुना में वी की वैल्यू 100 बटे में इसी वैल्यू डब्ल्यू बी की वैल्यू, डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास। और हाँ एक बात होगी, तो इसको 100 को तो मैंने चेंज नहीं किया, एक मिनट में 100 को चेंज किया, 100 को एम एल है ना, लीटर में चेंज करेंगे, तो 100 बटे में 1000, तो यहाँ 0.1, तो यहाँ 0.1 लिखेंगे, ठीक है। वी की वैल्यू 0.1, यहाँ लिख रहा मैं डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 5, फिर उसके बाद में आर टी की वैल्यू 0.0821 ये होती है, और ये फिक्स होती है हर जगह, ठीक है। ये हर जगह फिक्स होती है तो अलग अलग नहीं होती।
चलिए 5 से इसको कैंसिल करते हो 36 आएगा, ठीक है। और 36 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये ना कैलकुलेशन गलत होगी थी, ठीक है। तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, देखिए 7 की इसमें करूंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटा के यहाँ गुना में 1 भी है, ठीक है। 0.1 0.1 पॉइंट में हटा दी ना, तो इसलिए मिस्टेक हो गई थी यहाँ। मैं 4 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 4, 4 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 1 जीरो तो इसको हटाने में जाएगी, ठीक है। बाकी की 3 जीरो बचेंगी, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 252, और बचेगा यहाँ 3 जीरो, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, और बटेगा लिखा जाएगा 821, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 306.94 डिग्री सेल्सियस। ये आया टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे 7 वायुमंडलीय दाब के बराबर 7 वायुमंडलीय प्रेशर उत्पन्न करेगा ये ग्लूकोज का बिंदु, ठीक है। अब अगर इसी को ये हमें उसमें, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, कैल्विन नहीं, डिग्री कैल्विन, डिग्री कैल्विन में प्राप्त हो गई। अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 306.94 कैल्विन में से माइनस करना पड़ेगा 273 कैल्विन, तो फिर ये मिल जाएगा हमें डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में प्राप्त करने के लिए घटा देंगे, घटाने के बाद हमें प्राप्त होगा 33.94 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला